दोस्तों, इसके पहले भाग में पढ़ा कि अनु अपने मायके गई हुई है और उसकी सास उससे आग्रह करती है कि वो वापस ससुराल आ जाए तो वो अपनी बेटी टीना के घर जा सके। चलिए तो कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, मुझे टीना के घर जाना है, गीता जी ने कहा। माँ जी, आप मेरा रास्ता क्यों देख रही है? आप चली जाइए ना टीना दीदी के घर, अनु ने तपते हुए कहा। तुम नहीं रहोगी तो घर कौन संभालेगा? अमित को और विशाल को खाना कौन बनाकर खिलाएगा? दोनों बच्चियों को कौन रखेगा? और फिर उमेश भी तो घर पर ही रुकता है ना। तुम्हें तो मालूम है मैं सिर्फ महेश को ही अपने साथ ले जाती हूँ। गुस्सा तो अनु को इतना आया कि कह दे कि क्या सबकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है? बच्चे पैदा किए आपने और जिम्मेदारी उठाऊँ मैं, लेकिन कह नहीं पाई। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूँगी, कहकर अनु ने फ़ोन रख दिया और गुस्से से लाल पीली होकर बैठ गई। क्या हुआ अनु, इतने गुस्से में क्यों हो? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ जी का फ़ोन था, कह रही थी कि जल्दी आ जाओ, मैं टीना दीदी के घर जाऊंगी तुम्हारे आने के बाद। फिर तुमने क्या कहा अनु? माँ ने पूछा। मैंने कह दिया माँ कि अभी सोनू दीदी की छोटी मोटी सगाई की रस्म करेंगे, उसके बाद ही आऊँगी। हाँ ठीक किया तुमने, फिर तुम्हारा बार बार आना भी नहीं हो पाएगा, इसलिए रस्म होने के बाद ही जाना। माँ, ये कोई बात होती है? लेकिन अभी तो टीना दीदी आकर गई है और फिर टीना दीदी के घर जाना है और वो भी मेरे जाने के बाद जाएगी। मैंने कहा अभी चली जाओ, मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हो? तो कहने लगी कि घर कौन संभालेगा? विशाल और अमित को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? और दोनों लड़कियाँ रीना और मीना को कौन संभालेगा? माँ, क्या मैंने इन सबको संभालने की जिम्मेदारी ले रखी है? बच्चे पैदा किए उन्होंने और जिम्मेदारी उठाऊँ मैं? अन्नू गुस्से में माँ से कहा। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त एक जैसा नहीं होता। तुम अमित से बात करो, अमित मेरी सुने तब ना। अमित तो माँ का कहते कहते अन्नू चुप हो गई। पीछे खड़ी सोनू ये सब सुन रही थी। दिल ही दिल में उसने सोचा कि कैसी हो गई अन्नू, केवल अपने स्वार्थ का सोचने लगी, स्वार्थी और मतलबी। जल्दी ही सुमित के घर वालों को हाँ कर दी गई रिश्ते के लिए और रमेश जी ने कहा कि जल्दी आकर छोटी मोटी जो भी आपको रस्म करना है कर दीजिए, क्योंकि फिर अनु को जल्दी ही ससुराल वापस जाना है। सुमित की माँ, सुमित के पापा और सुमित के बहन भाई और सुमित के चाचा चाची, बड़े बाबा बड़ी मम्मी, मामा मामी, नाना नानी, 2 बुआ और 3 मौसियाँ रमेश जी के घर आ गई। सोनू को सगाई का दुपट्टा उड़ाने और चूड़ी पहनाने। अन्नू ने जब इतने सारे लोगों को देखा तो कहा कि मेरे घर में तो ज़्यादा मेंबर है, लेकिन सोनू दीदी के घर में कम मेंबर है, लेकिन ख़ानदान बहुत बड़ा सारा है। सारी ज़िंदगी रस्में निभाने में और आने जाने में, बर्तने खर्चने में ही गुजर जाती है इतने बड़े सारे ख़ानदान में। अन्नू ने सोचा सभी लोग सोनू से बहुत प्यार से मिले, सभी ने ही बहुत सारे ढेर सारे आशीर्वाद सोनू को दिए। जानकी जी ने सोनू को सगाई का दुपट्टा उड़ाया और राधा ने भी सोनू को चूड़ियाँ पहनाई। बारी बारी से सबने सोनू को मिठाई खिलाई और सबने उसकी गोद में पैसे डाले। जितने भी लोग जानकी जी के साथ आए थे सभी ने 500-500 के नोट सोनू के गोद में डाले। अन्नू ने देखा तो उसको याद आया कि जब उसकी ये रस्म करने गीता जी के घर से आए थे तो सबने 150 रुपये डाले थे। सभी साथ आए रिश्तेदार भी बहुत मोहब्बत वाले और मिलनसार थे। खाने की भी सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। सबके जाने के बाद जब सोनू ने रुपए गिने तो पूरे 7,500 रुपये थे उसकी गोद में। माँ ने कहा, देखा बेटा, घर कैसा भी हो, भले ही गरीब हो, लड़का कम कमाता हो, लेकिन लोग दिलवाले हैं। ये बात अन्नू को अंदर तक छलनी कर गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, चुप रही। अमित का फ़ोन आया तो अन्नू से कहने लगा कि अन्नू जल्दी से वापस आ जाओ, माँ को टीना दीदी के घर जाना है, वो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अन्नू को गुस्सा तो बहुत आया। उसने कहा, मैंने कहा रोका है माँ को चले जाना चाहिए ना। मैंने तो कहा था माँ को कि आप चली जाओ, वो चली जाएंगी तो घर कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। अमित ने भी गुस्से में कहा, अच्छा तो ये सब मेरी जिम्मेदारी है क्या मैंने तुम्हारा घर संभालने की और तुम्हारे भाई बहनों को संभालने की जिम्मेदारी ले रखी है? अन्नू ने तेज़ आवाज़ में कहा। अन्नू ऐसा नहीं कहते, सोचो ये घर तुम्हारा भी तो है और मेरे भाई बहन तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं। अमित ने प्यार से अन्नू को समझाते हुए कहा तो अन्नू पिघल गई। आप फिक्र मत करो,
मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसा करो, आप लेने आ जाओ मुझे। अन्नू ने कहा तो अमित ने फ़ौरन बहाना बना दिया, नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे कुछ काम है। ऐसा करो तुम पिताजी से कहो, पिताजी छोड़ जाएंगे आकर तुम्हें। अमित के ये कहने पर अन्नू को फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्यों, आप क्यों नहीं आ सकते? समझा करो जानू, प्लीज़ मुझे काम है। अमित ने इतने प्यार से कहा कि अन्नू को फिर मानना ही पड़ा। चलो ठीक है, मैं बाबा से कहूँगी, बाबा मुझे छोड़ने आ जाएंगे, कहकर अन्नू ने फ़ोन रख दिया। अन्नू ऐसा करो, ये मिठाइयाँ लेते जाओ, अपने सास ससुर का, अपने देवर और छोटी नंदों का मुंह मीठा करवाना सोनू की सगाई की खुशी में। माँ ने ढेर सारी मिठाई के पैकेट अन्नू को देते हुए कहा, माँ इसमें मेरी पसंद की मिठाई है या नहीं? अन्नू ने मुस्कुराते हुए पूछा तो माँ ने कहा, ना तुम्हारी पसंद कैसे भूल सकती हूँ भला। अन्नू ने मावे के लड्डू का पैकेट अपने पर्स में रख लिया। बाकी सारी मिठाई का पैकेट उसी बैग में रखकर बाबा के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। बाबा ने रास्ते में उसे उसकी पसंद के फ्रूट भी दिलवा दिए। एप्पल, बनाना, पपाया, स्ट्रॉबेरी, कीवी, एवोकाडो, ये सारे फ्रूट अन्नू को बहुत पसंद थे। आज फिर अन्नू के ससुराल से बाबा को बिना खाना खाए लौटना पड़ा। अन्नू ने कहा भी मैं बना देती हूँ, तो बाबा ने कहा नहीं, तुम अभी तो सफ़र से आई हो, थकी हुई होगी, तुम आराम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं रास्ते में खा लूँगा। अन्नू को बहुत बुरा लगा। उसने अमित से कहा कि जब माँ जी को पता था कि मैं और बाबा आ रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए खाना भी बनाकर नहीं रख सकती थी? अमित माँ की हमेशा हाँकता था, इसलिए फ़ौरन बोला माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज माँ ने खाना नहीं बनाया। अच्छा, तो फिर आप सबने क्या खाया? अन्नू ने अमित से सवाल किया। कुछ नहीं, मैं नाश्ता लेकर आ गया था बाहर से, बस वही खाकर बैठे हैं सब। अन्नू कुछ नहीं बोली और उसने बैग में रखे मिठाई के पैकेट भी ये सोचकर नहीं निकाले कि जब मेरे बाबा के लिए खाना तक नहीं बना सके तो मैं क्यों मिठाई खिलाऊं। सारे फ्रूट्स और मिठाई के पैकेट उसने अपने रूम में ही रख लिए। रीना और मीना दोनों अन्नू के कमरे में आई। भाभी भाभी कैसी हो आप, करके उसके पास ही बैठ गई। दोनों की नीयत फ्रूट और मिठाई के पैकेट पर थी। अन्नू ने कहा मैं अच्छी हूँ और बहुत थकी हुई हूँ, अभी आराम करूँगी, तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। दोनों बहनें उठकर खड़ी हो गई और निगाहें अब भी फ्रूट और मिठाई के पैकेट पर ही थी। अमित ने दोनों बहनों को देखा तो पूछा कि फ्रूट या मिठाई खाना है क्या? दोनों बहनें कुछ नहीं बोली, बस अमित की तरफ ललचाई निगाहों से देखती रही। अमित ने आगे बढ़कर मिठाई का एक पैकेट और कुछ फ्रूट उनके हाथ में पकड़ा दिए। अन्नू को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वहाँ चुप रही कि कोई भी ओछी हरकत करना सही नहीं है। दोनों बहनें फ्रूट और मिठाई लेकर खुशी खुशी कमरे से चली गई। अन्नू ने भी भूख के मारे कुछ फ्रूट और मिठाई निकाली और खाने लगी। अन्नू माँ को नहीं दोगी? अमित ने धीरे से कहा। अभी आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी तो दे दूँगी, अन्नू ने कुछ मुँह बनाते हुए कहा। लो आपको खाना है, मिठाई का पैकेट अमित की तरफ बढ़ाते हुए अन्नू ने कहा। नहीं, तुम जब उठोगी तब माँ को दोगी, तभी मुझे भी दे देना, कहकर अमित कमरे से बाहर निकल गया। अमित को बुरा लग चुका है, अन्नू समझ गई थी, लेकिन अन्नू ने परवाह नहीं की और लेट गई और जल्दी थकी होने की वजह से वहाँ नींद की आगोश में चली गई। क्या काम करता है तुम्हारा बहनोई? गीता जी ने अन्नू से पूछा। वो एक गैरेज में काम करते हैं, अन्नू ने शर्माते हुए कहा। गैरेज पर? चलो अच्छा है, वैसे भी सोनू को शायद ही कोई पसंद करता, चलो अच्छा है गैरेज वाला तो मिला, गीता जी ने कहा। तो अन्नू शर्म से पानी पानी हो गई। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि जब कोई पूछेगा कि सोनू दीदी का पति क्या करते हैं तो बताते हुए कितना शर्म आएगी। वही हुआ, माँ जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे बहनोई क्या काम करते हैं, तो मैंने बोला कि गैरेज में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि गैरेज में, बड़ा बुरा सा मुंह बनाया उन्होंने और कहा कि चलो ठीक है, गैरेज वाला ही सही, सोनू को कोई तो मिला, नहीं तो सोनू को कौन पसंद करता। मुझे तो बहुत बुरा लगा माँ, इतनी शर्म आई कि मैं बता नहीं सकती। क्यों क्यों शर्म आई तुम्हें? क्या गैरेज पे काम करने वाला इंसान नहीं होता? माँ ने अन्नू को डांटते हुए कहा। तुम्हें भी गीता जी को यही जवाब देना था कि क्यों गैरेज में काम करने वाले इंसान नहीं होते? क्या ज़रूरी है कि किसी कंपनी में नौकरी करने वाले इंसान होते हैं या अच्छे लोग होते हैं? माँ की बात सुनकर अन्नू चुप हो गई और उसे लगा कि सही है, मुझे माँ को यही जवाब देना था कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है
कि कंपनी में काम करने वाले लोग ही अच्छे हो। हाँ सोनू, कैसी हो? सुमित फ़ोन पर सोनू से पूछ रहा था। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सोनू ने सुमित की बात का जवाब देकर अपनी तरफ से पूछा। मैं भी अच्छा हूँ सोनू, तुमने रिश्ता स्वीकार करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोनू ने हैरत से पूछा। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं 10वीं पढ़ा हुआ और तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई और मैं मामूली सा गैरेज पर काम करने वाला, तुम मेरा रिश्ता स्वीकार करोगी, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा सोनू, सच में तुम दिल से खुश तो हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ और बाबा की खुशी के लिए रिश्ता स्वीकार किया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी खुश हूँ इस रिश्ते से, सोनू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया जो तुमने मेरा रिश्ता स्वीकार किया? मुझे आपके मम्मी पापा बहुत पसंद आई। उनकी सादगी, उनका मोहब्बत वाला रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि सगाई की रस्म में जो आपके रिश्तेदार आए थे वो भी मुझे बहुत पसंद आई, सोनू ने शर्माते हुए सुमित से कहा। अच्छा जी, ऐसी बात है। वैसे तुम फिक्र मत करना सोनू, ये मत सोचना कभी भी कि मैं हमेशा गैरेज पर ही काम करता रहूँगा। मेरा सपना है सोनू कि मैं भी बड़ा आदमी बनूँ और मुझे अपनी किस्मत पर और तुम्हारी किस्मत पर दोनों पर भरोसा है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे कामयाब करे और मेरे सपनों को पूरा करे। ज़रूर सुमित, ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना ज़रूर सुने, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे, सोनू ने दिल से सुमित से कहा। जानकी जी और रोहित जी भी सोनू से बातें करते रहते थे। राधा और जय भी सोनू को फ़ोन पर बातें करते खूब हंसाते थे। सोनू बहुत खुश थी कि उसका रिश्ता अच्छे लोगों से हुआ है। सभी लोग बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले हैं। माँ और बाबा भी सोनू को खुश देखकर खुश होते थे। जया हमेशा सोनू की खिंचाई करती रहती थी, उसे सुमित के नाम से छेड़ा करती थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी करीब आ रहे थे। रमेश जी और कमला जी सोनू की शादी भी अन्नू की शादी की तरह ही करना चाहते थे। उन्होंने इस बार भी सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। सोनू ने अपना सारा सामान अपनी पसंद से ही लिया था। रमेश जी और कमला जी अन्नू को फ़ोन पर बार बार कहते कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारी दीदी की शादी है, घर की ही शादी है, तुम्हें तो बहुत जल्दी पहुंच जाना था। लेकिन अब अन्नू क्या बताती कि उसे शादी में आने की परमिशन 8 दिन पहले की मिली है। हद तो तब हो गई जब अन्नू ने अमित से कहा कि सोनू दीदी की शादी है, मुझे शॉपिंग करवा दो। तुम ऐसा करो अन्नू, माँ के साथ चली जाओ, माँ तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए दिला देगी, अमित ने कहा। क्यों माँ के साथ चली जाऊँ? क्या तुमने मुझसे शादी नहीं की है जो तुम अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा पीछे हट जाते हो? तुम क्यों नहीं चल सकते मेरे साथ मार्केट? क्यों तुम मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकते? अन्नू ने कहा। तो अमित ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, उसके बाद आकर मैं थक जाता हूँ और घर पर भी मुझे लैपटॉप पर काम करना होता है। अमित बाहर हॉल में आया और गीता जी को बैठे हुए देखकर गीता जी से कहा, माँ अन्नू को सोनू की शादी में जाना है, इसलिए उसे शॉपिंग करनी है, आप जो उसे चाहिए दिला देना। हाँ बेटा ठीक है, मैं आज ही जाकर उसे जो चाहिए होगा दिला लाऊंगी, गीता जी ने अपने बेटे अमित से कहा और फिर अन्नू से कहने लगी, वैसे तुम्हारे मायके वाले भी कुछ ना कुछ तो खरीद रहे होंगे ना तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है कमला जी ने भी तुम्हारे लिए साड़ी वगैरह गहने वगैरह लिए होंगे ना। उन्होंने तो सब कुछ किया होगा माँ जी, लेकिन क्या मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाऊँ, ऐसे ही खाली हाथ जाऊँ? अन्नू ने गुस्सा होते हुए कहा। बहू, तुम इतनी जल्दी नाराज़ क्यों हो जाती हो? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रही थी, मैंने ये तो नहीं कहा था कि नहीं दिलाऊंगी। कहा ना अभी अमित से, आज ही जाकर दिला लाऊंगी, इन्हें तो बस लड़ना आता है, अमित ने अन्नू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा और बाहर निकल गया। गीता जी मन ही मन मुस्कुराने लगी। तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे बेटे को तू मुझसे दूर नहीं कर पाएगी अन्नू, गीता जी ने मन ही मन सोचा। गीता जी अन्नू को शॉपिंग करवाने साथ में ले तो गई, लेकिन उन्होंने अन्नू की पसंद का अन्नू को बिल्कुल भी खरीदने नहीं दिया। हर चीज़ में वो यही कहती कि यहाँ तो बहुत महंगा है, यहाँ तो बहुत हल्का है, यहाँ तो बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ तो कलर अच्छा नहीं है। ऐसे ही जैसे तैसे करके गीता जी अन्नू को अपने हिसाब से शॉपिंग करवा के ले आई। अन्नू का मुंह फुला हुआ देखकर अमित ने कहा, अब क्यों मुंह फुला हुआ है तुम्हारा? अब तो माँ ने तुम्हें सब दिला दिया ना। दिला तो दिया, लेकिन सब अपनी पसंद से दिलाए उन्होंने, मुझे अपने पसंद का कुछ भी खरीदने नहीं दिया, अन्नू ने मुंह बनाते हुए कहा। अन्नू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें कुछ दिलाए तो परेशानी, कुछ नहीं दिलाए तो परेशानी।
अरे माँ ने अगर अपनी पसंद का दिला दिया तो क्या हुआ, अच्छा ही दिलाया होगा ना, वरना तुम वहाँ भी तो मना कर सकती थी जो अब तुम मेरा भेजा खा रही हो। अमित ने भड़कते हुए कहा तो अन्नू ने कहा कि भेजा नहीं खा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, समझे। और रही बात मेरी पसंद की तो मैं अपने मायके से भी खरीद लूँगी, तुम्हें दिलाने की या परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्नू भी गुस्से में कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अन्नू भी शादी में अपने मायके पहुंच चुकी थी। अन्नू के आने से सभी बहुत खुश थे, घर में रौनक सी आ गई थी। दीदी, अब तो आपकी भी शादी होने वाली है, आप भी ससुराल वाली बनने वाली हो, किसी की बहू बनने वाली हो, किसी की पत्नी बनने वाली हो, किसी की भाभी बनने वाली हो। अन्नू ने सोनू को छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बारी तो आ गई, अब मेरी बारी है ये सब रिश्ते निभाने की और बनाने की। सोनू ने भी हंसते हुए कहा, पर दीदी, क्या तुम सुमित की इतनी कमाई में घर खर्च चला पाओगी, अपने आप पर खर्च कर पाओगी? फिर बाद में आगे परिवार भी तो बढ़ाना है दीदी, फिर आप कैसे क्या करोगी? अन्नू, ये तो किस्मत की बात है, कर क्या सकती हूँ मैं। हाँ ये है कि सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अरे अन्नू, तुम ये कैसी ड्रेस लेकर आई हो शादी में पहनने के लिए? तुम्हें लगता है कि ये तुम शादी में पहनोगी तो अच्छी लगोगी? सोनू ने बैग में से कपड़े निकालती हुई अन्नू से कहा, ये सब ड्रेसेस माँ जी ने दिलवाई है अपनी पसंद से। अन्नू, तुमने लिए कैसे ये ड्रेस? अरे देखो तो सही, कितनी हल्की और सस्ती ड्रेस है तुम्हारे पास। तुम ये शादी में पहनोगी तो सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोचा है तुमने? सोनू के कहने पर जैसे अन्नू बिफर पड़ी। अरे जब तुम्हारी शादी होगी और जब तुम कपड़े लेकर आओगी यहाँ पर, तब देखूंगी कि तुम कितने महंगे कपड़े लाती हो। इतनी कमाई में तुम कैसे अपने लिए खर्च कर पाती हो? मैं कह रही हूँ कि मुझे माँ जी ने दिला दिए, फिर भी तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। अन्नू ने ये बात इतनी ज़ोर से चिल्लाकर कही कि जया और कमला जी और मीरा जी भी दौड़ती हुई आ गई। क्या हुआ? कमला जी ने आकर पूछा। माँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो बस अन्नू को इतना कहा कि देखो तुम्हारे ड्रेसेस कितनी सस्ती और हल्की है, तुम ये ड्रेस शादी में पहनोगी तो सब क्या कहेंगे। तो इस बात पर अन्नू इतना भड़क गई कि मुझे सुना रही है कि तुम्हें देखूंगी कौन सा महंगी ड्रेस लेकर आती हो, इतनी कम कमाई में कैसे अपने आप पर खर्च करती हो। सोनू ने रोते हुए माँ से कहा। अन्नू भी भड़कते हुए कहने लगी, माँ, जब मैं कह रही हूँ कि ये ड्रेस मुझे माँ जी ने दिला दी है तो भी सोनू मुझे नीचा दिखा रही है। चलो चुप करो तुम दोनों। सोनू, जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। 8 दिन बाद तुम्हारी हल्दी लगने वाली है, तुम्हारी शादी है। और अन्नू, तुम्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कुछ दिन बाद तुम्हारी दीदी यहाँ से चली जाएगी, फिर क्या पता कब तुम अपनी दीदी से मिल पाओगी। जब तुम आओगी तो पता नहीं सोनू यहाँ मौजूद हुआ करेगी या नहीं। सोनू चुपचाप कमरे में चली गई और अन्नू चुपचाप से वहीं बैठ गई। जया अन्नू के पास बैठ गई और अन्नू को जैसे तैसे करके मनाने लगी, उसे समझाने लगी। घर में लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। सोनू बहुत ज़्यादा खुश थी। सुमित उसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता था। सुमित की बातों का अंदाज ऐसा था कि लगता ही नहीं था कि सुमित इतना कम पढ़ा लिखा है। सोनू के हल्दी लगी, सोनू के मेहंदी लगी और वो दिन भी आ गया जब सोनू की बारात आ गई। सोनू की बरी में भी जानकी जी ने एक से एक ड्रेस चढ़ाई थी, महंगी से महंगी। हर सामान ही बहुत अच्छा लाई थी जानकी जी सोनू के पहनने के लिए। जो भी सोनू का ड्रेस और सामान देख रहा था वो तारीफ़ करे बिना नहीं रह रहा था। सभी सोनू के ड्रेस और सामान की तारीफ़ कर रहे थे। इस बात से अन्नू भी सोच में थी कि कम कमाई में इतना खर्चा कैसे। फिर उसे याद आया कि जब उसकी बरी का सामान आया था तो वो ड्रेस भी इतनी महंगी नहीं थी, ना ही सामान इतना अच्छा था। सोनू भी बहुत खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, भले ही तनख्वाह कम है, कमाता कम है, लेकिन पसंद अच्छी है, कंजूसी नहीं है। सोनू विदा होकर अपने ससुराल आ गई। घर एकदम सूना सूना सा हो गया। बहुत सारे मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके थे। सोनू की दोनों बुआ और अन्नू की सास गीता जी अभी मौजूद थी घर में। गीता जी ने अमित को भी ज़्यादा रुकने नहीं दिया और कहा कि तुम आज ही निकल जाओ, बारात तो चली गई है, अब तुम्हारा क्या काम। अमित ने कुछ ज़रूरी काम का बहाना बनाया और चला गया। कमला जी रो रही थी और कह रही थी, अन्नू भी चली गई, अब सोनू भी चली गई, घर एकदम खाली खाली सा हो गया, कैसे रहूँगी मैं। तभी जया आई और कमला जी के गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ जी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं तो यही हूँ ना आपके पास। कमला जी ने भी उसे गले से लगा लिया।
ये सब सामने बैठी गीता जी भी देख रही थी। उन्होंने ये सब बहुत हैरत से देखा। उन्हें लगा कि सास बहू दोनों ही दिखावा कर रही है सबके सामने। जैसी उनकी सोच थी वैसा ही उन्होंने सोचा। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही गीता जी भी अन्नू को जल्दी आने की बोलकर मायके में ही छोड़कर घर चली गई। सोनू को जब ससुराल लाया गया तो सारी रस्में निभाने के बाद जानकी जी ने कहा, जाओ बेटी, तुम्हारे कमरे में जाकर आराम कर लो, फिर कल राधा की बारात आनी है, तुम भी थक जाओगी। सोनू ने आगे कदम बढ़ाया, फिर सवालिया नज़रों से जानकी जी की तरफ देखा। जानकी जी हंसी और कहा, ये लेफ़्ट साइड वाला रूम तुम्हारा है। सोनू कमरे में आई तो उसने देखा कमरा क्या, एक हॉल टाइप रूम था जिसमें उसके दहेज में लाया गया डबल बेड लगाया गया था। सामने गोदरेज रखी गई थी, गोदरेज के पास में कूलर, एक तरफ साइड में उसी के दहेज का सोफ़ा सेट रख दिया गया था और सोफ़े के सामने टी टेबल रखी थी। एक तरफ साइड में ड्रेसिंग टेबल जमा दी गई थी और उस पर उसका सारा मेकअप और चूड़ियाँ वगैरह रखी गई थी। उसने गोदरेज को खोलकर देखा, उसके सारे कपड़े सिस्टमेटिक तरीके से जमा दिए गए थे। गोदरेज के नीचे वाली दराज में उसके सारी सैंडल चप्पल वगैरह रख दी गई थी। सोनू ने जब अपना सामान इस तरह जमा हुआ देखा तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कितनी अच्छी बात है कि अब उसे कुछ भी जमाना नहीं पड़ेगा और जो चीज़ चाहिए होगी वो फट से निकाल भी सकेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। रूम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि सारा सामान आने के बाद भी उसमें बहुत जगह बाकी थी। सामने की तरफ बड़ी सी खिड़की लगी थी जिसमें कांच लगा था। सोनू ने बाहर देखा, बाहर भी बहुत ही अच्छी बालकनी बनी हुई थी। उसे अपना रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया। दूसरे दिन सुबह राधा की बारात थी। सोनू के घर से भी सभी लोग आ चुके थे। जानकी जी ने सोनू के घर वालों को सोनू के रूम में ही भेज दिया था। सोनू का रूम देखकर कमला जी बहुत खुश हुई। अरे वाह सोनू, तुम्हारा रूम तो बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा है, और ये सब तुमने इतनी जल्दी जमा भी लिया सारा सामान? कमला जी ने हैरत से पूछा तो सोनू ने कहा, नहीं माँ, मैंने नहीं जमाया। कल जब मैं विदा होकर आई थी तब ये रूम इसी तरह जमा हुआ था। मेरे कपड़े, मेरे हर सामान बहुत ही अच्छी तरीके से जमाए हुए हैं माँ। वाह, दाद देनी चाहिए जानकी जी की तो। कमला जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ वाकई तुम्हारा रूम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है। अन्नू ने कहा, जब हम आए थे तो हमें रूम नहीं दिखाया था, आंगन में ही बिठाया था और मैं सिर्फ किचन तक गई थी। सोनू अन्नू की बात से खुश हो गई। चलो पहली बार ही सही, अन्नू ने तारीफ तो की किसी चीज़ की। राधा की बारात आने के पहले ही जानकी जी ने सोनू के घर वालों को और सारे मेहमानों को कहा कि आप लोग सब पहले खाना खा लीजिए, फिर बारात आने वाली है। पास में शिल्पा हॉल किया गया था राधा की बारात और खाने के लिए। जब सब लोग हॉल में पहुँचे और खाने का मेन्यू देखा तो सबको मज़ा आ गया। बहुत सारे लाजवाब आइटम बनाए गए थे। अन्नू जो काफ़ी टाइम से हैरत में थी, हर बात में हैरान हो रही थी, अब कमला जी से पूछी बैठी, माँ एक बात समझ में नहीं आ रही। सुमित गैरेज में काम करता है और उसके पापा रोहित जी भी ठीक ठाक ही कमाते हैं, फिर भी शादी बड़ी अच्छे से की गई है। सोनू की ड्रेसेस, सामान भी बहुत अच्छा महंगा वाला था और खाना भी एक से एक बना है। राधा के लिए दहेज भी बहुत ही अच्छा है, हर चीज़, हर आइटम दहेज में मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमला जी ने भी धीरे से अन्नू से कहा, ये तो मैं भी सोच रही हूँ, हो सकता है शादी के पहले इन्होंने पहले से ही पैसे जमा कर रखे हो। कमला जी ने कहा तो अन्नू ने कहा, हाँ हो भी सकता है कि किसी से उधार लिया गया हो शादी के लिए। हाँ हो सकता है। कमला जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। राधा की भी बारात आ गई और राधा भी रोते हुए विदा हो गई। सभी काम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ था। जानकी जी ने सोनू के घर वालों को जाने नहीं दिया, कहा कि कल राधा को लेने जाना है, तुम लोग भी साथ में चलोगे। जानकी जी और उनके पति के कहने पर सभी लोग रुक गए। बाकी सारे मेहमानों के सोने की व्यवस्था तो आंगन में और एक जो रूम बना था उसमें कर दी गई। सोनू के घर वालों को सोनू के रूम में ही सोने की व्यवस्था थी। इस पर अन्नू ने कहा कि सोनू के साथ अगर हम सब लोग सोएंगे तो सुमित जीजू कहाँ सोएंगे? आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग आराम से सोनू के रूम में जाकर सोइए। मैंने एक सामने और रूम लिया है कुछ दिन के लिए, सोनू और सुमित वहीं जाकर सोएंगे। क्या करे बेटी, हमारा घर छोटा है इसलिए पूर्ति नहीं होती और मेहमानों को तकलीफ़ उठानी पड़ी, जानकी जी ने जवाब दिया।
जानकी जी की बात सुनकर कमला जी बहुत ज़्यादा खुश हुई। कितने अच्छे विचारों वाली महिला है जानकी जी, कमला जी ने कहा। सुबह जब राधा को लेने जाने लगे तो जानकी जी ने अन्नू और जया से कहा, तुम दोनों मिलकर सोनू को तैयार कर दोगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, जया ने कहा। ठीक है, मैं सोनू के कपड़े और गहने निकाल कर रख देती हूँ, तुम दोनों मिलकर सोनू को तैयार कर देना। बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर का लहंगा जानकी जी ने सोनू के पहनने के लिए दिया और साथ में मैचिंग दुल्हन सेट। वाओ, कितना प्यारा लहंगा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये तो, जया ने सोनू से कहा। और ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी है, अन्नू ने भी कहा। फिर दोनों ने मिलकर उसको जल्दी ही तैयार कर दिया। जानकी जी और उनके पति ने गाड़ियाँ की थी सारे मेहमानों को राधा के घर तक ले जाने के लिए। सोनू और सुमित दोनों को अलग कार में बिठाया गया। राधा का ससुराल भी अच्छा था। राधा के सास ससुर, ननंद, देवर, जेठ सभी बहुत मोहब्बत करने वाले और सम्मान करने वाले लोग थे। राधा का ससुराल का घर भी ठीक ठाक ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर जो सम्मान जो मोहब्बत जानकी जी और रोहित जी में थी वही राधा के ससुराल में भी दिखी थी। कुछ दिन बाद सोनू पग फेरे के लिए घर आई। सुमित भी उसके साथ था। कमला जी और रमेश जी ने दामाद जी की खूब आवभगत की। सुमित भी सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला। सुमित का व्यवहार सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया घर में। वो बड़ों को सम्मान देने वाला, छोटों से मोहब्बत से बात करने वाला लड़का था। उसने अन्नू का भी दिल जीत लिया था। अन्नू भी सोच रही थी कि कितनी अच्छी आदत है सुमित जीजू की। सुमित का बोलना चालना, उसका पहनावा सभी बहुत अच्छा था। लगता नहीं था वो कम पढ़ा लिखा है या गैरेज में काम करने वाला लड़का है। सुमित और सोनू 2 दिन बाद वापस जाने का कहने लगे तो रमेश जी और कमला जी ने उन्हें रोकना चाहा। सुमित ने कहा कि हम हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। गोवा से आने के बाद मैं सोनू को वापस मायके छोड़ दूंगा तो और रह लेगी। परसों की हमारी टिकट है तो सामान वगैरह भी पैक करना है। ओह वाओ गोवा, जया ने खुश होते हुए कहा। आप भी चलिए हमारे साथ, जीतू जी और आप दोनों, सच में बहुत मज़ा आएगा चारों रहेंगे तो, सुमित ने कहा। तो जया ने जीतू की तरफ एक आस भरी नज़र से देखा। मगर इतनी जल्दी टिकट होगा नहीं सुमित जी, जीतू ने जया की नज़र पहचानते हुए सुमित से कहा। क्यों नहीं होगा, अगर आप कहे तो मैं अभी बैठे बैठे टिकट करवा देता हूँ, मेरी अच्छी जान पहचान है एजेंट से। जीतू चुप रहा तो कमला जी ने और महेश जी ने कहा, सोच क्या रहे हो जीतू, चले जाओ, जया को भी थोड़ा घूमने का मौका मिल जाएगा, थोड़ा तुम लोगों का दिल भी बहल जाएगा। अच्छा मौका है, चारों साथ में रहोगे तो अच्छा भी लगेगा तुमको। हाँ हाँ भैया चलिए ना, आप दोनों भी साथ चलेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सोनू ने भी जीतू को फोर्स किया। चलो ठीक है सुमित जी, आप कहते हैं तो चलते हैं। ऐसा करो आप हमारा टिकट करवा ही दो। बेटा अन्नू, तुम और अमित भी चले जाते, अमित से फ़ोन पर बात कर लेती, अमित यहाँ आ जाता और तुम लोग भी इन चारों के साथ गोवा घूमने चले जाते। वैसे भी हनीमून के लिए कहीं गए नहीं हो। ठीक है बाबा, मैं अमित से बात करके जवाब देती हूँ, अन्नू ने खुश होते हुए कहा था, क्योंकि अन्नू को उम्मीद थी कि अमित भी ना नहीं कहेगा, वो भी सबके साथ गोवा जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, अगर अमित जी से कन्फर्म हो जाए तो मुझे खबर कर देना अन्नू, तो मैं तुम दोनों का भी टिकट करवा दूंगा, सुमित ने कहा। और फिर सुमित और सोनू दोनों पैकिंग वगैरह के लिए वापस घर चले गए। अन्नू ने अमित को फ़ोन लगाया। अमित, सुमित जीजू और सोनू दीदी हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं और उनके साथ जीतू भैया और जया भाभी भी गोवा जा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अमित से भी बात कर लो, तुम दोनों भी इन चारों के साथ गोवा चले जाओ। वैसे भी हनीमून के लिए कहीं गए नहीं हो। नहीं, अभी नहीं जा सकते हम अन्नू, अमित ने कहा। तो अन्नू गुस्सा करते हुए बोली, क्यों नहीं जा सकते अभी? तुम तो कहते थे कि शादी के बाद यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे। अब क्या हो गया? देखो टीना के देवर की शादी है तो उनके देवर की शादी है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमें कौन सी तैयारी करवाना है शादी की? अमित की बात पूरी हुए बिना ही बोल पड़ी अन्नू। हमें तैयारी नहीं करवानी अन्नू, मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ। उसके देवर की शादी है तो हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और सारे घर को पहनावनी भी लगेगी, अमित ने धीरे से अन्नू को समझाया। देखो अमित, ये नए नए बहाने बनाना बंद करो। उसके देवर की शादी है, सारे घर को पहनावनी लगेगी, खर्चा कम है, तो क्या इस सब के लिए हम अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दें, हमारी खुशियाँ नहीं देखें? आज उनकी शादी है, कल किसी और की शादी आ जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, हमें चलना है बस।
अन्नू ने जिद की। अन्नू की जिद पर हार मानते हुए अमित ने कहा, ठीक है, मैं माँ से बात करूँगा। अन्नू अमित की ये बातें सुनकर कुछ चुप सी हो गई थी। अमित ने अपनी माँ को फ्री बैठे हुए देखा तो सोचा अच्छा मौका है, माँ से बात कर लेता हूँ। माँ, हम गोवा घूमने जा रहे हैं, अमित ने मिमियाते हुए गीता जी से कहा था। गीता जी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, कौन कौन जा रहे हो? जी मैं और अन्नू, अमित ने कहा। अन्नू, लेकिन अन्नू तो यहाँ नहीं है, गीता जी ने सवालिया नज़रों से बेटे को देखते हुए कहा। वो माँ, मैं उसे वहीं से मायके से ही पिकअप कर लूँगा। अच्छा, कब का प्रोग्राम बना? गीता जी ने फिर थोड़ा तेज में कहा। वो माँ, वो क्या है ना कि सुमित और सोनू भी गोवा हनीमून के लिए जा रहे हैं। उनके साथ जीतू भैया और जया भाभी भी जा रहे हैं। अन्नू भी मुझसे जिद करने लगी कि हम दोनों भी इनके साथ गोवा चलते हैं। अच्छा, तो ये सब अन्नू की भरावट है। यही सोच रही थी मैं कि अमित ऐसे कैसे हो गया कि अकेले जाने की बात कर रहा है, गीता जी ने कहा। फिर बहुत सोचकर जवाब दिया, बेटा, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन तुम ही सोचो, टीना के देवर की शादी है, बहुत खर्चा होगा। फिर बेचारी रीना और मीना का भी सोचो, कहाँ जाती है कभी घूमने, ना जाने ससुराल भी कैसा मिले। मेरा इरादा ये है कि अमित ऐसा करते हैं, टीना के देवर की शादी के बाद हम सब गोवा घूमने चलते हैं। मीना और रीना भी खुश हो जाएंगी, उमेश और महेश को भी मज़ा आएगा। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर अभी जाना है तो तुम और अन्नू जा सकते हो। अभी बेचारा अमित क्या करता? उसने अन्नू को फ़ोन किया और माँ की सारी बात बताई तो अन्नू भड़क गई। अरे, कोई अपने भाई बहनों के साथ हनीमून के लिए जाता है भला? ऐसा करना, तुम चले जाना बाद में, अपने माँ भाई बहनों को लेकर हनीमून पर, कहकर गुस्से में फ़ोन रख दिया अन्नू ने। माँ ने उसके बाद अमित से कुछ नहीं पूछा। माँ को उम्मीद थी कि अमित वही करेगा जो उसे करने के लिए कहेगी। अन्नू को बहुत शर्म आई सबको ये बताते हुए कि हम नहीं चल रहे हैं। उसने सबसे बहाना बना दिया कि अमित को ऑफिस में ज़रूरी काम है। जया और जीतू ने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी और तय वक्त पर चारों गोवा के लिए निकल गए। अमित की मम्मी गीता जी भी अन्नू को लेने उसके मायके आ गई थी। जब कमला जी ने उन्हें बताया कि जया और जीतू, सोनू और सुमित चारों गोवा गए हैं, उन्होंने अन्नू को भी जाने के लिए कहा था, लेकिन अमित को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए ये लोग नहीं जा पाए। तो गीता जी बहुत भोली बनते हुए कहने लगी, अन्नू, तुम्हें मुझसे बात करनी थी, मैं उसे मना लेती गोवा जाने के लिए। इस बार अन्नू ने भी तेज में आकर कहा, माँ जी, आपने ही तो मना किया था उन्हें। मैंने कब मना किया? गीता जी सकपका गई। जी, लेकिन अमित ने तो आपका ही नाम लिया था कि माँ जी कह रही है कि बाद में चलेंगे। रीना और मीना का भी घूमना हो जाएगा इसी बहाने, और उमेश और महेश को भी मज़ा आएगा। अन्नू ने फिर से उनकी तबीयत झकास करते हुए कहा था। हाँ, वो मैंने बोला तो था, वो हकलाने लगी। फिर उन्होंने चालाकी से बात बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने बहुत जल्दी चलने का प्लान बनाया है, तुम फिक्र मत करो अन्नू, हम गोवा के साथ ऊटी और मनाली भी होकर आएंगे। कुछ भी कहो बहन जी, लेकिन घूमने का और हनीमून का मज़ा तो केवल पति और पत्नी के साथ में आता है। कमला जी ने अपनी बात रखी तो गीता जी ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, अरे कमला जी, पहले तो ये हनीमून वनीमून मनाते ही कहाँ थे? हमने तो आज तक कभी हनीमून पर जाने का सोचा तक नहीं था। वो ज़माना था कि हनीमून पर जाए, ये सब तो आजकल के नए नए चौंचले हैं। और घूमने का मज़ा तो कमला जी पूरे परिवार के साथ ही आता है। जितनी ज़्यादा परिवार वाले साथ में होते हैं, मज़ा दुगना हो जाता है। कमला जी बेचारी चुप हो गई, क्या कहती। दूसरे दिन सुबह ही गीता जी ने जाने की तैयारी कर ली। अन्नू भी साथ ही जा रही थी। कमला जी और रमेश जी ने गीता जी को बहुत ही बढ़िया हार का सेट उपहार में दिया था, जिसको देखकर गीता जी की तो जैसे आंखें ही चार हो गई थी। फिर भी थोड़ा सा नानुकुर करते हुए कहा, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी समधी जी? ज़रूरत क्यों नहीं थी, हमारी बेटी की शादी थी, हमारे घर में आखिरी शादी थी, तो उपहार तो देना बनता ही है। रमेश जी की जगह कमला जी ने जवाब दिया। गीता जी और अन्नू अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में गीता जी ने अन्नू से पूछा, तुम्हें क्या दिया तुम्हारे माता पिता ने? फिर थोड़ा सकुचाते हुए बोली, मेरा मतलब था कि तुम्हें क्या उपहार मिला माता पिता से? कुछ नहीं, अन्नू ने जलकर कहा। कुछ नहीं, बड़ी हैरत से गीता जी ने कहा। उनका आशीर्वाद और प्रेमी मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, अन्नू ने कहा। हाँ हाँ, एक बेटी के लिए तो यही सबसे बड़ा उपहार है, गीता जी ने बनावटी मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा। रीना और मीना
उमेश और महेश यहाँ जाओ मेरे पास। अन्नू ने घर पहुँचते ही चारों को आवाज़ लगाई। चारों खुशी खुशी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ भाभी, क्या आप हमारे लिए कुछ लाई है? मीना ने खुश होते हुए कहा। हाँ, अन्नू ने भी मुस्कुरा कर कहा। फिर एक पैकेट मीना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए, सोनू दीदी की शादी का गिफ्ट। मीना ने लपक कर पैकेट लिया और उसे खोलने लगी। और ये वाला रीना के लिए। अन्नू ने दूसरा पैकेट रीना की तरफ बढ़ाया। रीना भी पैकेट लेकर खुशी खुशी उसे खोलने लगी। और ये उमेश के लिए, और ये महेश के लिए। अन्नू ने एक एक पैकेट दोनों को देते हुए कहा। चारों ने खुशी खुशी अपने पैकेट खोले। मीना और रीना के लिए बढ़िया खूबसूरत फ्रॉक थी। उमेश और महेश के लिए सुंदर कोट पैंट थे। चारों खुश हो गए गिफ्ट पाकर। फिर अन्नू ने चारों को मिठाई भी दी। चारों खुश होकर मिठाई खाने लगे। गीता जी भी ये सब देखकर खुश हो गई। फिर अन्नू ने एक ब्रांडेड घड़ी और वॉलेट रोहित जी को दिया। पापा, ये आपके लिए। अरे बेटी, इनकी क्या ज़रूरत थी, बहुत खर्चा कर दिया रमेश जी ने गिफ्ट पर। नहीं पापा, ये तो बनता है, शादी जो थी, अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा। गीता जी ने भी अपना हार सेट निकाल कर रोहित जी को दिखाया। देखो, ये मेरा उपहार। अरे, ये तो बहुत महंगा होगा। गीता, तुम्हें समधी जी को मना कर देना था, इतना महंगा गिफ्ट तुम्हें नहीं लेना था, रोहित जी ने हैरत से कहा। अरे, शादी ब्याह में तो गिफ्ट्स लेना देना होता ही है, गीता जी ने बात टालते हुए कहा। अच्छा, देखूंगा तुम अपनी बेटियों की शादी में क्या दोगी समधी जी और समधन जी को, रोहित जी ने ताना कसा। थोड़ी देर बाद अमित भी घर आ गया तो अन्नू ने एक बड़ा सा गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट की इस खुशी में अमित ने सवालिया नज़रों से अन्नू की तरफ देखा तो अन्नू ने कहा, दीदी की शादी की खुशी में सबको ये गिफ्ट दिए हैं। तभी रीना और मीना दौड़ती हुई आई और अमित को अपनी फ़्रॉक दिखाने लगी। ये देखो भैया, हमारे लिए भी भाभी अपने मायके से कितने खूबसूरत फ़्रॉक लाई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इसमें तो मेरी दोनों बहनें परियां लगेगी, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये देखो बेटा, ये हार का सेट मेरे लिए, गीता जी ने बेटे को हार का सेट दिखाते हुए कहा। अरे वाह मम्मी, क्या बात है। और तुम्हारे पापा के लिए ब्रांडेड घड़ी और वॉलेट दिया है, समधी जी ने गिफ्ट में। अब अमित ने अपना पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया शेरवानी थी, वाइट कलर की। अरे यार, शेरवानी भला अब कौन पहनता है, शादी ब्याह के मौके पर ही पहनी जाती है ये तो, अमित ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तो अन्नू को अच्छा नहीं लगा। और उमेश और महेश की तरह मुझे भी कोट पैंट देना था, कम से कम ऑफिस में काम तो आते पहनने के, अमित ने कहा और उठकर बाथरूम में चला गया। गिफ्ट का पैकेट उसने वहीं छोड़ दिया। अन्नू ने भी परवाह नहीं की और वो किचन में चली गई। जब अमित बाथरूम से बाहर आया तो गीता जी वहीं खड़ी थी। अमित को देखकर गीता जी आगे बढ़ी और कहा, अमित, तुम अन्नू से पूछो कि टीना के लिए और उसके बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लाई है। समधन जी और समधी जी क्या टीना और उसके बच्चों को भूल गए, उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो ना, हम सबको दे दिया। और फिर टीना कौन सी शादी में गई थी जो उसे भी गिफ्ट देना ज़रूरी था। गीता जी अंदर तक आग बबूला हो गई अमित की इस बात से। क्या कहा तूने कि हम सबको दे दिया, तो टीना को नहीं देंगे तो चलेगा, मतलब ये कि टीना को शादी में जाना ज़रूरी था। वो शादी में जाती तो ही उसे गिफ्ट दिया जाता, और अगर वो शादी में नहीं गई है तो उसके लिए गिफ्ट नहीं आया। अगर मेरी बेटी के लिए गिफ्ट नहीं आया तो मैं भी कोई गिफ्ट नहीं रखूँगी और ना ही मेरे बच्चों को रखने दूँगी। ठीक है माँ, इतना गुस्सा मत करो, मैं अन्नू से पूछता हूँ कि वो टीना और उसके बच्चों के लिए गिफ्ट लाई है या नहीं। कहकर अमित किचन में जहाँ अन्नू थी वहाँ पर उसके पास आया और कहा, अन्नू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो, अन्नू ने पीछे ही मुँह करके जवाब दिया। तो अमित उसके और पास आया और कहा कि तुम टीना और उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई मायके से। नहीं, क्यों, क्या हुआ। माँ को तुम्हारी ये बात बुरी लग रही है कि तुम टीना और उसके बच्चों के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। मैं क्या करूँ, माँ और बाबा ने मुझे उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं दिया, अन्नू ने जवाब दिया। तो अमित ने भड़कते हुए कहा, क्यों, तुमने वजह नहीं पूछी कि तुम मेरी बड़ी ननंद को और उसके बच्चों को कोई गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो। इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी। वजह यही है कि टीना दीदी शादी में नहीं आई और जो शादी में आया है उन्हें गिफ्ट मिले हैं। और दूसरी बात रही गिफ्ट की, तो बाकी सबको घर में गिफ्ट दिए ही है, माँ और बाबा ने, अन्नू ने भी तपते हुए कहा।
तो अमित ने कहा, अगर तुम्हारी माँ और बाबा ने टीना और उसके बच्चों को गिफ्ट नहीं दिए हैं तो माँ को और मेरे भाई बहनों को जो गिफ्ट दिए हैं वो भी माँ नहीं रखेगी। अन्नू ने ये सुना तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अगर माँ ने वो गिफ्ट नहीं रखे और वापस मायके भिजवा दिया तो मायके वालों को क्या जवाब देगी। माँ और बाबा ने कितने खुश होकर उन्हें गिफ्ट दिए हैं, उनकी खुशी का क्या होगा, क्या सोचेंगे वो लोग, कैसा लगेगा उन्हें कि एक बेटी को और उसके बच्चों को गिफ्ट नहीं दिया तो गीता जी ने सारे गिफ्ट वापस लौटा दिए। ये तो बहुत बुरा होगा। इसलिए अन्नू चुप हो गई और अन्नू फिर अमित से कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अपने लिए जो गिफ्ट्स लाई हूँ वो टीना दीदी को और उनके बच्चों को दे दूँगी। क्या लाई हो तुम अपने लिए? अमित ने पूछा। मेरे लिए माँ और बाबा ने एक बनारसी साड़ी और जड़ाऊ कंगन दिए हैं। अच्छा तो ठीक है, तुम ऐसा करो कि साड़ी टीना को दे दो और मैं जाकर उसके दोनों बच्चों के लिए कोई गिफ्ट ले आता हूँ। तुम कहना ये भी माँ और बाबा की तरफ से ही लाई हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, माँ को बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। अन्नू ने भी खुश होते हुए कहा। अमित जब बाहर निकला तो गीता जी ने कहा कि क्या कहा अन्नू ने, वो लाई है कि नहीं? लाई है माँ, वो टीना के लिए बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी लेकर आई है। अभी कह रही है कि वो निकाल कर दिखाएगी, लेकिन देगी टीना को ही अपने हाथों से। गीता जी मुस्कुरा दी और कहा, कोई बात नहीं, अच्छा है। और उसके बच्चों के लिए? उसके बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लाई है? गीता जी ने फिर बेचैन होकर पूछा। उसके बच्चों के लिए भी लाई है माँ, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या लाई है, लेकिन लाई है, आप फिक्र मत करो। फिर अमित काम का बहाना करके जल्दी से मार्केट गया और टीना की लड़की के लिए एक अच्छी सी खूबसूरत रीना और मीना जैसी ही फ्रॉक और लड़के के लिए उमेश और महेश की तरह ही कोट पैंट लेकर आया। चुपचाप से फ्रॉक और कोट पैंट लाकर उसने अपने रूम में छुपा दिया और फिर अन्नू से कहा कि ये माँ को बता देना कि टीना के बच्चों के लिए है। अन्नू को जहाँ थोड़ा सा अच्छा लगा था कि चलो अमित ने आज उसका साथ दिया, वही उसको बहुत ज़्यादा हैरत भी हो रही थी कि मम्मी जी की सोच कैसी है और उसकी सोच में अमित भी बराबर का साथ दे रहा है। गीता जी ने जब बनारस की साड़ी, फ्रॉक और कोट पैंट देखा तो बहुत खुश हुई, लेकिन कहने लगी कि ऐसा करती हूँ अन्नू कि ये साड़ी मैं रख लेती हूँ और मेरा हार का सेट मैं टीना को दे देती हूँ। पर क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही है? अन्नू ने हैरत से पूछा। अरे अब मैं बुढ़ापे में ये हार पहनकर क्या करूँगी? टीना अभी बच्ची है, जवान है, उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको खुशी भी होगी हार सेट देकर। उसके ससुराल वाले भी देखेंगे तो सोचेंगे कि वाह, भाई के ससुराल की तरफ से सेट दिया गया है। अन्नू कुछ और बोलती, इससे पहले अमित ने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी वैसा करो। गोवा में समुद्र के बीच पर बैठे दोनों अलग अलग कपल बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तरफ सोनू और सुमित बैठे थे तो दूसरी तरफ जया और जीतू बैठे थे। शाम का वक्त था, सूरज पूरी तरह से डूबने को तैयार था। आकाश में चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी। समुद्र की लहरें आकर कभी कभी इस नए विवाहित जोड़े से टकरा जाती थी। सोनू को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक बीच पर बैठे रहने के बाद जब रात का साया घिर आया तो चारों ही उठकर होटल में आ गए। चारों एक ही साथ टेबल पर बैठे और खाने का ऑर्डर दिया। जिसको जो पसंद था उसने वही ऑर्डर किया। कितना मज़ा आता ना सोनू, अगर अन्नू और अमित भी साथ में आते। तो जया ने खुश होते हुए कहा, हाँ भाभी, आप सही कह रही है, बहुत मज़ा आता। सोनू ने भी कहा, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था जो अमित हमारे साथ नहीं आ पाया? ऐसे मौके पर भी अर्जेंट काम भी कभी कभी छोड़ दिए जाते हैं कि चलो शादी के बाद ये पहला मौका है कहीं घूमने जाने का और पत्नी को घुमाने का। जीतू ने कहा तो सुमित ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कमला जी और रमेश जी घर पर बिल्कुल अकेले थे। सोना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। बिल्कुल सोना सोना सा हो गया था घर, बिल्कुल बेरौनक हो गया था बच्चों के बिना। कमला जी और रमेश जी दोनों ही चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे थे। तभी कमला जी ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सुनो जी, मुझे लगता है कि अन्नू हमसे कुछ छुपा रही है। उसने बहाना तो कर दिया कि अमित को कुछ ज़रूरी काम है, मगर ऐसा लगता है कि बात कुछ और है, कोई और वजह है जो वहाँ गोवा उनके साथ घूमने नहीं गए। अन्नू गीता जी से कह भी रही थी कि आपने ही तो मना किया था, आपने ही तो कहा था कि रीना और मीना को संग लेकर चलेंगे। उमेश और महेश को भी मज़ा आएगा घूमने में। अब भला ऐसा होता है क्या?
हनीमून के लिए पूरी फैमिली को साथ में लेकर जाऊँ। छोड़ो ना कमला, ये उनके घर का मैटर है। सोचा होगा बार बार कहीं घूमने जाना तो होता नहीं है, इसलिए सब साथ में ही घूमकर आ जाएंगे। रमेश जी की ये बात सुनकर कमला जी चुप हो गई। टीना अपने मायके आई थी, दोनों बच्चे भी उसके साथ थे। अनु ने टीना को टीना का गिफ्ट और बच्चों को बच्चों का गिफ्ट दिया। अनु हार सेट देखकर काफ़ी खुश थी, वही बच्चे भी अपना अपना गिफ्ट पाकर खुश थे। टीना की बेटी सीमा फ्रॉक पहनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसका भरपूर भरा भरा बदन फ्रॉक में बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहा था। एक तो नीचे खूबसूरत गोरे गोरे चिकने भरे हुए पैर दिख रहे थे, वही भारी भारी छातियाँ भी सामने उभर कर दिख रही थी। गीता जी ने टीना को कहा, टीना अब सीमा को इस तरह के कपड़े पहनाना ठीक नहीं है, उसका बदन काफ़ी भरा भरा सा है, उस पर ये कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ माँ, आप ठीक कह रही है, मैं भी सीमा को देखकर यही सोच रही थी। कोई बात नहीं माँ, भाभी इतने प्यार से लाई है तो ये लास्ट बार पहना देती हूँ, आगे लेकिन ध्यान रखूँगी। अब शाम को सभी छत पर एक साथ इकट्ठा बैठकर चाय पी रहे थे तो गीता जी ने कहा, मैं सोच रही थी कहीं घूमने चलते हैं, अन्नू का भी बहुत मन है घूमने जाने का। अरे अन्नू और अमित को तो जाना था, घूमने क्यों नहीं गए? रोहित जी ने पूछा। वो क्या है ना पापा जी कि माँ जी ने कहा था कि हम सब साथ में चलेंगे तो मज़ा आएगा और रीना और मीना का घूमना भी हो जाएगा, तपाक से अन्नू ने जवाब दिया। अरे भला ये क्या बात होती है कि सब साथ में चलेंगे? पहले अन्नू और अमित का हनीमून था तो उन्हें जाने दिया होता, रोहित जी ने कहा। तो गीता जी चिढ़कर बोली, हमारा अमित ऐसा नहीं है, हमारा अमित अकेले कभी नहीं जाने को तैयार होता, वो सबके साथ ही खुश रहता है। और अगर सब साथ में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा है ना, सबका एक साथ घूमना हो जाएगा, बार बार तो घर से निकलना होता नहीं है। हाँ पापा, माँ सही कह रही है, टीना ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ तो माँ चलो तैयारी करते हैं, कहाँ कहाँ चलना है घूमने? टीना ने खुश होते हुए माँ से फिर कहा। मैं सोच रही थी कि गोवा चलें। गोवा? दिमाग खराब है तुम्हारा, बुढ़ापे में? रोहित जी ने बीच में बोलते हुए कहा। हाँ मैंने गोवा का कहा है इसलिए क्योंकि अन्नू की बहन और बहनोई और भाई भाभी भी गोवा ही घूमने गए थे, तो अन्नू का दिल भी गोवा जाने का ही है। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे ये सब किसने कहा कि मुझे गोवा ही जाने का मन है? आप लोग जहाँ घूमने जाने का प्लान बनाएंगे मैं चलूँगी खुश होकर, अन्नू ने कहा। तो ठीक है फिर ऐसा करते हैं, पंचमढ़ी घूमने चलते हैं, सुना है बहुत अच्छी जगह है, अमित ने कहा। तो रोहित जी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, कहा कि बहुत ही बढ़िया जगह है, हिल स्टेशन है, अभी गर्मियों में वहाँ जाने में मज़ा आएगा। अच्छा ऐसा करो टीना, तुम मोहित से बात कर लो, दामाद जी भी साथ चलेंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, माँ ने टीना से कहा। तो अन्नू फिर से अंदर तक जल भून गई। ये कौन सी बात होती है, अब टीना दी तो चलेगी ही साथ में, उनके हस्बैंड को भी ले ले, मुझे उनके हस्बैंड के सामने अनकंफर्टेबल फील होगा। ये बात रात को जब अन्नू अपने कमरे में सोने आई तो उसने अमित से भी कही। कुछ नहीं होगा अन्नू, तुम क्यों अनकंफर्टेबल फील करोगी, जीजू की आदत बहुत अच्छी है, वो तुमसे बिल्कुल फ्री होकर बातचीत करेंगे। अन्नू चुप हो गई, लेकिन सोच तो रही थी कि क्या टीना दीदी को या उनके परिवार वालों को भी ले जाना ज़रूरी है? क्या वो खुद अकेले नहीं जा सकते कहीं घूमने? चारों कपल गोवा से वापस लौट आए थे और चारों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। सुमित ने सोनू को मायके ही छोड़ दिया था। वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया गोवा में, सोनू ने कमला जी से कहा। हाँ हाँ सही में बहुत मज़ा आया, जया ने भी सोनू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। माँ मगर एक बात का बहुत अफसोस हो रहा है हमको, जया ने कहा। तो कमला जी ने पूछा, कौन सी बात का? माँ अगर अन्नू और अमित भी साथ होते तो मज़ा दुगना हो जाता। हाँ बेटा ये तो तुमने सही कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ससुराल का मामला है, बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन गीता जी जब अन्नू को लेने आई थी तो कह रही थी कि वो लोग भी जाएंगे, बल्कि गोवा के साथ ऊटी और मनाली जाने का भी कह रही थी। मतलब क्या वो सारी फैमिली साथ में जाएंगे? सोनू ने बड़ी बड़ी आंखें करके हैरत से पूछा। तो कमला जी ने कहा, हाँ बेटा गीता जी कह रही थी कि सबके साथ जाने में मज़ा है। ये क्या बात हुई माँ, हनीमून तो केवल दोनों पति पत्नी के लिए होता है, जाने देना बेटा, हम क्या कर सकते हैं, हमको बीच में कुछ नहीं बोलना है, वो लोग जाने। हाँ माँ आप सही कह रही है,
जया ने भी माँ कमला जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, माँ क्यों ना ऐसा करे कि हम लोग अन्नू के ससुराल चलें, उसे अच्छा लगेगा, हम लोग जाएंगे तो। सोनू ने कहा तो कमला जी ने जवाब दिया कि ठीक है, शाम को जब तुम्हारे बाबा घर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे। तुम सुमित से भी कह देना, सुमित भी हमारे साथ जाएंगे तो अमित से भी मिलना हो जाएगा। वैसे भी शादी की रस्मों में और व्यस्तता में सही से मिलना कहाँ हुआ दोनों का। हाँ माँ ठीक है, मैं सुमित से भी बात कर लूँगी, सोनू ने कहा। अन्नू तुम इतनी देर से बिस्तर में पड़ी हो, खाना कब बनेगा? अमित ने आते ही अन्नू को बिस्तर में पड़े देखा तो पूछा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माँ से कहो ना, माँ बना लेगी। अन्नू ने सिर पकड़ते हुए कहा, माँ कहाँ है आप? अमित माँ को आवाज़ लगाते हुए किचन की तरफ आया। माँ बाहर हॉल में सोफे पर लेटी थी और टीवी पर कोई सीरियल देख रही थी। माँ आज खाना आप बना लो, अन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, अमित ने कहा तो गीता जी ने गुस्से में भड़कते हुए जवाब दिया, मुझसे नहीं बनेगा ये खाना वाना, बहुत कर लिया मैंने अब सब। लेकिन माँ अन्नू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कह रही है। अरे ये आजकल की लड़कियाँ भी ना बहुत नाजुक होती है, जरा सी बात में तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो बहुत तिनकते हुए उठकर किचन में गई। उन्होंने एक तरफ चूल्हे पर दाल चढ़ाई और दूसरी तरफ चूल्हे पर चावल चढ़ा दिए। किचन से बर्तनों का शोर इतना ज़्यादा आ रहा था कि अमित समझ गया था कि माँ को काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जब रात को सब खाना खाने बैठे तो अन्नू भी आकर खाना खाने लगी। अब तबीयत ठीक है, गीता जी ने ताना कसते हुए कहा, जिसे अन्नू समझ गई। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खाने लगी। अमित जब आकर खाना खाने बैठा तो उसने कहा, क्या माँ दाल चावल बना लिए? आप जानती है मुझे पसंद नहीं है। तो क्या करती, इतनी सारी रोटियां खड़े होकर पकाती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अब। अरे भाग्यवान, अभी अमित की शादी को टाइम ही कितना हुआ है, अभी तक तो तुम ही पकाती थी ना, और इतने कम टाइम में अब तुमसे काम ही नहीं हो रहा है, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। रोहित जी ने थोड़ा हंसते हुए कहा। तो गीता जी फिर से तपकर बोली, तुम अपने काम से काम रखो, तुम बीच में दखल अंदाजी मत किया करो। बेचारे रोहित जी चुपचाप खाना खाने लगे। अचानक सुमित, सोनू, कमला जी और जया को अपने घर में देखकर अन्नू हैरत में पड़ गई। अरे आप इस तरह अचानक माँ? हाँ सोनू का मन था तुमसे मिलने का, इसलिए चले आए। और फिर सुमित और अमित भी नहीं मिल पाए थे ठीक से, तो सोचा कि ये दोनों भी मिल लेंगे, कमला जी ने जवाब दिया। तो अन्नू ने कहा, बहुत अच्छा किया ये तो आपने कि मुझसे मिलने चले आए। गीता जी भी झूठी खुशी दिखाते हुए आगे बढ़कर कमला जी से कहने लगी, हाँ समधन जी, ये तो आपने अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया किया कि आप लोग यहाँ आए। अच्छा है, इसी बहाने सुमित जी भी हमारा घर देख लेंगे और अमित से भी मिल लेंगे, हम सब लोगों से भी मिलना हो जाएगा। गीता जी पीछे के कमरे में गई और जल्दी से रीना और मीना को कपड़े बदलने को कहा। रीना और मीना भी कपड़े बदलकर सबको नमस्ते करके आकर उनके पास ही बैठ गई। सुमित रीना और मीना से बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा था और रीना और मीना भी सुमित से मिलकर बहुत खुश हो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद अमित भी घर आ गया। उसे भी सब लोगों को इस तरह अचानक देखकर थोड़ी हैरत हुई। अरे माँ आप और सुमित जी आप अचानक कैसे आना हो गया? अमित ने कहा तो सुमित ने जवाब दिया, सोनू को अन्नू से मिलना था और फिर मैं भी तुमसे ठीक तरीके से मिल नहीं पाया शादी की भागदौड़ में, इसलिए सोचा तुमसे भी मिल लूँगा। हाँ बहुत अच्छा किया सुमित जी आप आई। अमित भी खुश होकर वही उन लोगों के पास बैठ गया। फिर वो धीरे से पीछे जाकर गीता जी से बोला, मम्मी क्या खाना बनाना है? बोलिए मैं ला देता हूँ। अरे लाना क्या है, सब कुछ है घर में, बना दूंगी कुछ भी, तुम फिक्र मत करो। जाओ जाकर उन लोगों के पास बैठो और थोड़ा अन्नू को मेरे पास भेज दो हेल्प करवाने के लिए। माँ अन्नू को उसके घर वालों के पास बैठा रहने दो, बहुत दिन बाद मिली है, थोड़ी बातचीत कर लेगी। अमित ने आते हुए कहा, अरे वाह बीबी की इतनी परवाह है, और मेरी नहीं, इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? जाकर भेज उसे। गीता जी ने इतने गुस्से में कहा कि फिर अमित दोबारा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया और आकर हॉल में अन्नू को इशारा किया। अन्नू जब अमित के पास आई तो अमित ने कहा, जाओ जाकर माँ की किचन में हेल्प करवाओ। अन्नू ने कहा, थोड़ी देर बैठने तो देते मुझे इन लोगों के पास। हाँ थोड़ा खाना वाना बनने में हेल्प करवा दो, फिर बैठ जाना। अन्नू चुपचाप किचन में चली गई। कमला जी, जया
और सोनू सब समझ रहे थे कि क्या मैटर है। अन्नू किचन में गई तो गीता जी दाल चढ़ा रही थी। अन्नू ने कहा, माँ जी क्या बना रही है? दाल चढ़ाई है, अभी गीता जी ने थोड़ा तुनकते हुए कहा। दाल? माँ जी क्या आप इन्हें दाल खिलाएंगी? अच्छा लगेगा। अरे तो क्या बनाऊँ? क्या तुम्हारे घर वाले दाल नहीं खाते? नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, खाते तो है, लेकिन वो हमारे घर आए हैं तो हमें कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। अरे क्या अच्छा बनाऊँ? क्या तुम्हारे घर वाले कहीं के राजा महाराजा है जो दाल नहीं खा सकते? कुछ अच्छा बनाइए, कुछ अच्छा बनाइए, रट लगा रखी है। क्यों, जब कभी भी टीना दीदी आती है तो आप उनके मनपसंद का खाना बनवाती है, उनसे पूछ पूछ कर खाना बनवाती है, तो क्या मेरे घर वालों के लिए मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? हाँ तो दाल के साथ पराठे बना लेना और थोड़े चावल बना लेना और पापड़ तल लेना, हमारी जैसी हैसियत होगी हम ऐसा ही खाना खिलाएंगे, समझी? ये कहकर गीता जी गुस्से में किचन से बाहर निकल गई। अन्नू को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी अपने घर वालों के सामने, इसलिए चुप हो गई। गीता जी सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। ये बात अमित को पसंद नहीं आई, लेकिन अमित उस वक्त कुछ नहीं बोला। अन्नू ने दाल के साथ चावल, पराठे और थोड़े से छोले की सब्जी और साथ में पूरी बना ली। मीठे में भी उसने हलवा और बेसन के लड्डू बना लिए। वो सब काम करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो तो फिर भी भला हो कि जया और सोनू किचन में आ गई थी और उन्होंने अन्नू की मदद करवा दी थी। गीता जी का इस तरह सिर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में चला जाना कमला जी को, सोनू और जया को भी पसंद नहीं आया था। सब खाना खाने बैठे तो गीता जी भी खाना खाने आ गई। आप लोग बुरा मत मानना, सिर दर्द बहुत बढ़ गया था तो गोली लेकर लेट गई थी, गीता जी ने थोड़ा झेपते हुए कहा। कोई बात नहीं, कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उन्होंने टेबल पर इतनी चीज़ें देखी तो अन्नू की तरफ देखा और चुपचाप खाना खाने लगी। खाने के कुछ देर और रुकने के बाद जीतू और जया, कमला जी और सोनू वापस घर के लिए निकल गए। सोनू को मायके आए हुए 10 दिन हो चुके थे। रोज ही उसकी सुमित से घंटों बातें हुआ करती थी। कभी जानकी जी से भी सोनू बात कर लिया करती थी और कभी विक्रम जी से, राधा से भी सोनू की बात हो जाया करती थी। सभी लोग सोनू से बहुत प्यार से बात किया करते थे। सुमित ने सोनू से कहा, सोनू अब घर आने के बारे में क्या सोचा है? मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कब आप लेने आए, सोनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा ऐसी बात है तो कहा क्यों नहीं कि लेने आ जाओ। सुमित एक बात पूछूं, मम्मी और पापा ने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि सोनू कब आ रही हो। उन्होंने मुझसे कहा था कि सोनू से पूछना कि वो कब आ रही है। उनको तुमसे पूछते हुए अच्छा नहीं लगा कि हो सकता है तुम्हें ये पूछना पसंद ना आए कि मैं मेरे घर में हूँ तो मम्मी पापा मुझे अपने घर आने का पूछ रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं घर बुलाने की। आपके मम्मी पापा की सोच बहुत अच्छी है, बहुत ही समझदार है वो दोनों, लेकिन मैं उनकी बहू हूँ। अगर वो मुझे पूछेंगे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। वो घर मेरा अपना घर है, सोनू ने हंसते हुए कहा। चलो ठीक है, कल तुम्हें लेने आ जाते हैं, सुमित ने कहा। अपनी विदाई की तैयारी कर लेना, सुमित ने फिर हंसते हुए कहा। सोनू बात करने के बाद अपनी पैकिंग में लग गई। माँ ने जब उसे पैकिंग करते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्या जाने का प्रोग्राम बन गया? हाँ माँ, कल सुमित मुझे लेने आ रहे हैं, सोनू ने खुश होते हुए मुस्कुराकर कहा। सोनू की खुशी देखकर कमला जी भी मुस्कुरा दी। अमित, अन्नू, गीता जी, रोहित जी, टीना, मोहित, सारे बच्चे, सभी लोग पंचमढ़ी में थे और वहाँ के सुंदर नज़ारों का आनंद ले रहे थे। अभी वो लोग जटाशंकर आए थे। लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरकर बहुत अंदर की तरफ शंकर जी की मूर्ति और अंदर नीचे की तरफ भरा हुआ पानी देखने में अद्भुत था। अमित और अन्नू हाथ पकड़कर अंदर की तरफ गए। वाह कितना ठंडा पानी है, अन्नू ने खुश होकर कहा। पतला पतला बहता हुआ पानी पैरों को छू रहा था। हाँ सच में इतनी गर्मी में भी पानी ठंडा है, अमित ने कहा। गीता जी और रोहित जी भी अंदर आई। दोनों भी पानी में घूम रहे थे। छोटे बच्चों को उन्होंने पानी में नहीं आने दिया। अन्नू और अमित जब बाहर वापस आए तो अन्नू ने देखा सीमा सामने खड़े लड़कों को देखकर इतरा रही है। अन्नू हाव भाव देखकर ही पहचान गई। फिर जब सब लोग अप्सरा फॉल जाने लगे तो वो लड़का भी दोस्तों के साथ अप्सरा फॉल आ गया। अन्नू सब देख रही थी और समझ भी रही थी। सीमा बार बार उसे देखती, इठलाती, मुस्कुराती। अन्नू ने सीमा के पास जाकर कहा, सीमा क्या बात है,
कब से देख रही हूँ तुम उस लड़के को बार बार देख रही हो, मुस्कुरा रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है मामी। आप बेवजह मुझे बदनाम कर रही है, बेवजह मुझ पर लालछन लगा रही है। सीमा ने इतनी ज़ोर से ये बात बोली कि टीना ने और बाकी सबने भी सुन लिया। टीना और गीता जी उन दोनों के पास आई। क्या हुआ? गीता जी ने अकड़ते हुए पूछा। सीमा ने रोते हुए गीता जी को जब सारी बात बताई तो गीता जी ने अन्नू को खूब डांट लगाई। तुम्हें ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आई? अरे बच्ची है वो, अभी उसकी उम्र ही क्या है, 16 बरस की है अभी, और तुम अभी से उससे इस तरह की बातें कर रही हो। टीना माँ है उसकी और मैं नानी हूँ, तुम्हें कुछ भी बोलने का कोई भी हक नहीं है। अन्नू की आंखों में इतना सब सुन के आंसू आ गए। अमित भी पास आ गया। उसने जब वजह पूछी तो गीता जी ने उसे सब बताया। सुनकर अमित ने अन्नू को घूरा और कहा, कैसी बातें करती हो तुम? अभी मोहित जी सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? कुछ तो लिहाज करो। चलो चलो भाई, अब मूड मत बिगाड़ो, मोहित ने स्थिति को भांपते हुए कहा। तो सभी लोग आगे बढ़ गए, पर अन्नू का मूड बिगड़ चुका था। फिर सब लोग होटल चले गए। अन्नू का मूड देखकर अमित ने अन्नू से बोला, चलो ठीक है जान, अब अपना मूड ठीक कर लो। अमित ने अपने कान पकड़े। अमित की इस हरकत से अन्नू हंसती। सब लोगों ने होटल में खाना खाया, कुछ देर आराम किया, फिर वो सब लोग भी फॉल देखने गए। 300 फीट ऊंचा वाटरफॉल था। उन्हें कच्चे रास्ते से बहुत नीचे उतरकर जाना पड़ा, लेकिन वाटरफॉल देखकर सबका मन खुश हो गया। उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिए और वाटरफॉल के नीचे खूब मस्ती की। मोहित टीना पर पानी उछाल रहा था। फिर उसने टीना को पकड़ा और वाटरफॉल के नीचे ले आया और दोनों मिलकर खूब मस्ती करने लगे। जब अमित ने उन्हें देखा तो उसका भी मन किया अन्नू के साथ इसी तरह मस्ती करे, लेकिन माँ पापा की लिहाज और शर्म की वजह से नहीं कर पाया। अमित ने देखा वो अप्सरा फॉल वाला लड़का जिसके पीछे अन्नू को माँ की डांट पड़ी थी, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ भी है। अमित ने सोचा ये लोग भी घूमने आए हैं तो महज ही है कि यहाँ पर आएंगे ही। अमित ने ध्यान नहीं दिया। सब ने खूब मस्ती की। उसके बाद सब फिर ऊपर की तरफ आए। ऊपर की तरफ एक छोटा सा गार्डन बना था। कुछ चाय की छोटी दुकानें थी। सब ने चाय पी। यही गार्डन के आगे एक झील थी जिसमें सब लोग बोटिंग कर रहे थे। अमित ने अन्नू से कहा, बोटिंग करोगी? अन्नू ने कहा, हाँ मेरा बहुत मन है। दोनों उठकर जाने लगे। तभी गीता जी की तेज आवाज़ से रुक गए। कोई बोटिंग वोटिंग नहीं करनी, बैठ जाओ चुपचाप। मगर माँ, अमित ने कहा। तो गीता जी कड़क कर बोली, मगर वगर कुछ नहीं, जाने दो ना भाई, बच्चे हैं, उनका मन होगा। रोहित जी ने कहा, मन को कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। गीता जी ने गुस्से में रोहित जी को घूरते हुए कहा। मोहित और टीना को नहीं मालूम था कि अभी गीता जी ने अन्नू और अमित को बोटिंग के लिए मना किया है। वो दोनों बोटिंग करने चले गए। उन्होंने टिकट लिया और बोट में बैठ गए। जब अमित उन दोनों को बोटिंग करते हुए देखा तो उसे गीता जी पर बहुत गुस्सा आया, और जब गीता जी ने उन दोनों को बोटिंग करते हुए देखा तो थोड़ी खिसियाई गई। देखो, वो दोनों भी तो कर रहे हैं बोटिंग, अगर इन दोनों बच्चों को भी करने देती तो तुम्हारा क्या चला जाता? रोहित जी ने भी गुस्से में कहा। गीता जी कुछ नहीं बोली, बस हूँ करके मुंह फेर लिया। अन्नू मन ही मन में सोचा, इसलिए कहती थी कि हनीमून पर पति पत्नी अकेले जाते हैं, सबके साथ जाएंगे तो वो मज़े नहीं होंगे जो पति पत्नी अकेले में ले पाते हैं। रात हो गई थी। सभी होटल में चले गए और जाकर अपने अपने रूम में सो गए। अमित ने अन्नू को कस के पकड़ लिया। अन्नू ने कहा, नहीं छोड़ा, ये क्या बदतमीज़ी है, हनीमून पर आए हैं तो हनीमून तो मनाएंगे। अमित ने हंसते हुए उसको और ज़ोर से पकड़ लिया। वैसे यार तुम सही कहती थी, पति पत्नी को हनीमून पर अकेले ही आना चाहिए, अमित ने कहा। तो अन्नू ने भी हंसकर कहा, हाँ मान गए ना। फिर दोनों प्यार के सागर में गोते लगाने लगे। याद है गीता, तुम्हें आज से 30 बरस पहले हम दोनों की नई नई शादी हुई थी, जिस तरह अन्नू और अमित की हुई है। हमारे मन में भी कितने अरमान थे इन दोनों की तरह। हमारे दिन चले गए गीता, लेकिन अब इनके दिन है। इनको इनके अरमान पूरे करने दिया करो गीता, इन्हें मना मत किया करो किसी बात के लिए। रोहित जी ने प्यार से गीता जी को समझाते हुए कहा। गीता जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सभी जल्दी उठकर सनराइज़ पॉइंट गए। बहुत ऊंचाई थी यहाँ भी, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता था। यहाँ जब सूर्य उदय होता था तो ऐसा लगता है कि मानो अभी आसमान पर आया है। वास्तव में यहाँ पर उदय होते सूर्य का नज़ारा ही अलग था। फिर वो सब लोग म्यूज़ियम में गए। वहाँ पर उन्होंने तरह तरह की चीज़ें देखी अनोखी। अमित ने नोट किया,
कि वो लड़का जिसके पीछे गीता जी ने अन्नू को डांटा था वो यहाँ म्यूजियम में भी है। अमित उस लड़के के पास गया और कहा, बेटा कहाँ के रहने वाले हो? लड़का हक्का बक्का हो गया। एकदम से घबराकर उसने जवाब दिया, जयपुर का। अच्छा अच्छा, घूमने आए हो यहाँ पर? अमित ने फिर मुस्कुराकर कहा। जी, उस लड़के ने छोटा सा जवाब दिया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अमित ने फिर सवाल किया। मेरा नाम अभय है, लड़के ने जवाब दिया। कौन से होटल में रुके हो? अमित ने फिर पूछा। जिस होटल में आप रुके हैं उसी होटल में रुके हैं हम भी, नीचे वाले फ्लोर के रूम में। ओहो अच्छा, चलो ठीक है, एंजॉय करो, कहकर अमित हट गया उसके पास से। तभी तो सोचूं, अच्छा ये माजरा है, ये उसी होटल में रुके हैं, इसलिए हम कहीं भी जाते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि हम बाहर घूमने निकल रहे हैं। 4-5 दिन पंचमढ़ी घूमने के बाद सब लोग घर आ गए। हाँ माँ, हम आ गए पंचमढ़ी से, खूब मज़ा आया माँ, खूब इंजॉय किया सबने, बहुत ही खूबसूरत जगह है माँ। अन्नू खुश होकर कमला जी को बता रही थी। कमला जी भी खुश होकर सुन रही थी। कुछ दिन के लिए आजा अन्नू, बहुत टाइम से आई भी नहीं है। सच में तुम दोनों के जाने के बाद घर बहुत सूना सूना सा लगने लगा है, कमला जी ने अन्नू से कहा। हाँ माँ, मैं अमित से बात करूँगी। अच्छा माँ, सोनू दीदी कैसी है? अन्नू ने कमला जी से सवाल किया। बस बेटा भगवान का शुक्र है, सोनू बहुत खुश है, उसकी सास बहुत अच्छी है, उसका बहुत ख्याल रखती है। और सुमित तो तुम पूछो ही मत, अन्नू बहुत बढ़िया नेचर है। हर संडे को दोनों बाहर घूमने जाते हैं और बाहर ही खा पी कर आते हैं, कमला जी ने खुश होते हुए कहा। सोनू को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, 2-3 दिन से उसका दिल घबरा रहा था, उसको मितली भी फील हो रही थी। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बुझी बुझी सी दिख रही हो, जानकी जी ने सोनू से पूछा तो सोनू ने कहा। हाँ मम्मी, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से दिल घबरा रहा है और मितली भी फील हो रही है। जानकी जी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। अच्छा, कल मेरे साथ डॉक्टर सोनम के पास चलना, जानकी जी ने खुश होते हुए कहा तो सोनू को भी कुछ कुछ समझ में आ गया। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। जया, मुझे भी पोता पोती का मुँह कब दिखाओगी? देखो अब तो तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं और अब सोनू और अन्नू के जाने से घर भी सूना हो गया है। छोटा बच्चा घर में आएगा तो घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, मन को कितना सुकून मिलेगा, कमला जी ने जया से कहा। जया ने शर्माकर किचन में जाना उचित समझा। ये तो हमेशा कोई जवाब नहीं देती, अब जीतू से ही बात करूँगी, कमला जी ने मन ही मन सोचा। अन्नू अपने घर जाने की अमित से बात की। अमित पहले थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन अन्नू, सीमा अभी यही है, तब तक रुक जाती। सीमा तो गर्मियों की छुट्टियां यही गुजारेगी, अभी तो छुट्टियां पड़ी ही है। अमित, अभी तो जुलाई में स्कूल खुलेंगे, अन्नू ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, चली जाओ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम्हें छोड़ने नहीं जा पाऊँगा, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं माँ से बात करती हूँ, जीतू भैया या बाबा आएंगे लेने, अन्नू ने खुश होते हुए कहा। कमला जी ने कहा, सोनू के देवर अजय कुछ काम के सिलसिले में उधर आने वाला है, अगर अमित की इजाज़त हो तो मैं उसे कह दूँ तुम्हें भी लेता आएगा। माँ, अमित को कोई एतराज़ नहीं होगा, अजय अभी छोटा ही है, आप अजय को कह दें वो घर पर आ जाए, मैं उसी के साथ आ जाऊँगी। बाबा को, जीतू भैया को परेशान नहीं होना पड़ेगा, अन्नू ने कमला जी से कहा। मायके जाने की बात जब गीता जी तक पहुंची तो उनका पारा हाई हो गया। अरे बता तो देती कि मुझे जाना है, अभी सीमा यही है, यही सोच लेती थोड़ा। अरे कोई बार बार थोड़ी ना आती है बच्ची। अन्नू ने गीता जी के बोलने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और चुपचाप सामान पैक करती रही। अन्नू के जाने से सारा काम गीता जी पर आ जाता था, यही गीता जी को अखरता था। कहाँ जा रही है मामी? सीमा ने पैकिंग करते देख अन्नू से पूछा। मायके जा रही हूँ, अन्नू ने छोटा सा जवाब दिया। फिर कब आएंगी वापस? उसने थोड़ा मायूस होकर पूछा। उसकी मायूसी भांपकर अन्नू ने कहा, क्यों, मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा यहाँ? हाँ मामी, आप नहीं रहेगी तो नानी मुझसे भी काम करवाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई मुझे और मीना को मिलकर करना पड़ता है। तो अन्नू ने हैरत से कहा। तो क्या मामी, मुझे काम ना करना पड़े तभी तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आई हूँ, नहीं तो घर पे माँ ये कर लो वो कर लो। अन्नू चुप हो गई। सीमा की बात से सोचने लगी, यही कह देती
कि हाँ मामी जी, आप नहीं रहेगी तो घर में अच्छा नहीं लगेगा। सबको मुझसे नहीं, मेरे काम से ही प्यार है। जानकी जी जब सोनू को लेकर डॉक्टर सोनम के पास गई तो डॉक्टर सोनम ने सोनू का चेकअप करने के बाद बताया सोनू माँ बनने वाली है। जानकी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। घर आते ही उन्होंने ये खुश खबर अपने मिलने वाली औरतों को बताई। फिर कमला जी को फ़ोन कर उन्हें भी ये खुशखबरी सुनाई। कमला जी ने जानकी को बधाई दी मगर थोड़ा सोच में पड़ गई। सोनू को अभी इस झमेले में इतनी जल्दी नहीं पड़ना था। अभी तो शादी को कुछ ही महीने हुए थे। ज़िंदगी को एंजॉय करना था, थोड़ा और घूमना फिरना था। जब सुमित ने खुशखबरी सुनी तो उसने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। सोनू माँ बनने वाली थी। इस खबर ने घर में खूब खुशियाँ ला दी थी। विशाल जी भी सबसे बधाई हासिल कर रहे थे। सोनू का खूब ख्याल रखा जा रहा था। सोनू की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद कमला जी ने जीतू से भी बात की। जीतू, अब तुम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोचो बेटा। हमारे भी अरमान है बेटा, हम भी हमारे पोता पोती को गोद में खिलाए। जी माँ, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों के भी अरमान है। आप फिक्र मत करो माँ, भगवान पर भरोसा रखो। जया ने भी जब सोनू की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी तो कमला जी से बोली, माँ, सोनू दीदी बहुत जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई। उन्हें थोड़ा वेट करना था। अभी अभी तो शादी हुई है, कुछ एंजॉय करना था। हाँ बेटा, सोच तो मैं भी यही रही थी मगर अब क्या कर सकते हैं, कमला जी ने कहा। अजय अन्नू को लेने उसके ससुराल पहुंचा तो अमित भी घर में ही मौजूद था। अमित अजय से बहुत अच्छे से मिला। गीता जी थोड़ी उखड़ी उखड़ी नज़र आ रही थी लेकिन बेमन अजय से बातें करती रही। अन्नू ने और सीमा ने अजय को नाश्ता करवाया। अजय को देखकर सीमा बहुत खुश हो रही थी। अन्नू को थोड़ा शक लग रहा था। वो दोनों को ही नोट कर रही थी। अजय के भी हाव भाव अलग थे। सीमा अन्नू के पीछे पड़ने लगी कि वो भी उसके साथ उसके मायके चलेगी, लेकिन अन्नू सीमा को ले जाना नहीं चाहती थी। वो सीमा को टाल रही थी। तभी गीता जी ने सुना कि सीमा भी अन्नू के साथ जाना चाहती है तो वो बिफर गई। कहने लगी, अरे अगर 2-4 दिन के लिए बच्ची को भी साथ ले जाओगी तो कौन सा तुम्हारे मायके में खाना कम पड़ जाएगा। अन्नू सब समझ रही थी सीमा के जाने की वजह क्या थी उसके साथ। आखिरकार हार कर अन्नू को सीमा को अपने साथ मायके लेकर जाना पड़ा। रास्ते में भी अजय और सीमा एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे थे। अन्नू चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कमला जी तो सीमा को देखकर बहुत खुश हुई। अन्नू से कहा कि अच्छा किया बेटा तुमने कि सीमा को अपने साथ लेकर आई। अब सीमा को अपना गांव घुमाना। अजय कुछ देर कमला जी के यहाँ रुककर चला गया। जया सीमा से बातें कर रही थी। सीमा को जया के साथ बातें करते हुए देखकर अन्नू ने माँ को बताया कि वो अजय के चक्कर में उसके साथ आई है। सीमा ने पंचमढ़ी में भी एक लड़के को बार बार देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, इतरा रही थी और अभी अजय के साथ भी उसके हाव भाव ठीक नहीं दिख रहे हैं। और यही हाल अपने अजय का भी था। माँ, वो भी सीमा को देखकर खुश हो रहा था। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। सीमा और अजय अब दूर दूर है। सीमा का तुम पूरे तरीके से ध्यान रखना। दूसरे दिन सोनू अजय को लेकर अन्नू से मिलने अपने घर आ गई। अपनी बहन से मुलाकात करके और अपनी माँ से मिलकर सोनू भी बहुत खुश थी। अन्नू और कमला ने उसे बधाई दी माँ बनने की, पर अन्नू ने साथ में ये भी कहा कि दीदी बहुत जल्दी आप इन सब में पड़ गई। जिस पर सोनू ने उसे हैरत से देखा कि आखिर अन्नू कहना क्या चाहती है। बीच में कमला जी ने पढ़ते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, भगवान की देन है। अच्छा है पहला बच्चा जल्दी हो जाए तो फिर टेंशन नहीं रहती है। अन्नू ने जब सोनू को पंचमढ़ी के किस्से सुनाए तो सोनू ने सुनकर यही कहा कि क्या बात है, तुम सभी हनीमून पर गए थे क्या? क्या बतलाऊं दीदी, मैंने बहुत कहा अमित को कि हनीमून पर तो अकेले ही जाते हैं, पर अमित मेरी सुने तब ना। दोनों बहनें बातों में इस कदर खो गई थी कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा था कि सीमा और अजय बैठकर बातें कर रहे हैं और बीच बीच में हंसते भी जा रहे हैं। जब अन्नू का ध्यान उन दोनों पर गया तो उसने सोनू से धीरे से कहा कि इन दोनों का पूरी तरह ध्यान रखना होगा। इन दोनों के बीच कुछ लगने लगा है। हाँ तो क्या हुआ अन्नू, इसमें क्या बुराई है? जब अन्नू ने सोनू के मुंह से ये बात सुनी तो कहने लगी, दीदी आपको इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। आप किस माहौल में रहने लगी हो अब? सोनू ये बात सुनकर चिढ़ गई। उसने कहा, आखिर इसमें बुराई क्या है? ये सब तो आजकल आम बात हो गई है। अभी तो अजय भी छोटा है और सीमा भी छोटी है। अन्नू ने कहा। दोनों बहनों में बहस देखते हुए फिर कमला जी ने कहा,
चलो तुम लोग सारी बातें छोड़ो और जल्दी से आकर नाश्ता कर लो। अन्नू ने सीमा को भी अपने साथ किया और सभी लोग मिलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर भी अजय और सीमा की बातें और हंसी ठिठोली जारी थी। अन्नू ने सोनू से कहा कि दीदी आज यहीं रुक जाओ, अच्छा लगेगा आप रहोगी तो। सोनू रुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब जया ने भी कहा कि सोनू दीदी रुक जाओ ना, तो सोनू को फिर मजबूर होकर रुकना ही पड़ा। जब सोनू ने अजय को कहा कि अजय तुम घर चले जाओ, मैं कल आऊँगी, अजय ने बड़ी ही चालाकी से कहा भाभी अब मैं भी कल ही आपके साथ वापस घर जाऊँगा, मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, रुको, तुम्हारा ही घर है, कमला जी ने कहा। अजय और सीमा की मन की हो गई थी। थोड़ी देर बाद दोनों अकेले छत पर जाने लगे। अन्नू उनका पूरी तरह से ध्यान रख रही थी, इसलिए जब उन्हें छत पर जाते हुए देखा तो कहने लगी सीमा अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तब अजय ने कहा दीदी घबराओ नहीं, मैं हूँ ना सीमा के साथ। अरे अन्नू जाने दे, अब सीमा इतनी छोटी भी नहीं है कि तू उसे अकेले छत पर भी ना जाने दे। सोनू ने भी अजय की तरफदारी करते हुए कहा। अन्नू क्या करती, बेचारी चुप हो गई। दोनों रात के खाने के वक्त ही छत से उतरकर नीचे आई। सब लोगों ने साथ में बैठकर खाना खाया, फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अजय के लिए कमला जी ने पास वाला कमरा साफ कर दिया था। अन्नू और सीमा एक साथ एक ही कमरे में सो गए थे। अजय और सीमा की पहले ही छत पर बात हो चुकी थी कि जब अन्नू दी सो जाए तो तुम चुपचाप कमरे में आ जाना। सीमा बेचैनी से अन्नू के सोने का इंतज़ार करने लगी और जब उसको लगा कि अन्नू गहरी नींद में सो चुकी है तो वो उठकर अजय के पास उसके कमरे में चली गई। अजय और सीमा दोनों की अभी उम्र कम थी, लेकिन आज उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कम उम्र की नादानी की वजह से। जल्दी ही सीमा वापस अन्नू के पास आकर लेट चुकी थी। वो सब जो आज उसने अजय के साथ किया था उसे बहुत अच्छा लगा था। बिस्तर पर आकर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अजय के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। सुबह जब सब सोकर उठे तो सीमा अब भी सो रही थी। जब अन्नू ने सीमा को उठाया तो सीमा कहने लगी मामी जी, नई नई जगह थी तो मेरी नींद देर से लगी है, मुझे थोड़ा और सोने दो। सीमा की ये बात अन्नू को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो उसे सोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर आ गई। जब कमला जी ने पूछा कि सीमा अभी नहीं उठी तो अन्नू ने कहा कि हाँ, सीमा को रात में देर से नींद आई थी, इसलिए वो अभी सो रही है। अजय के चेहरे पर आज अलग ही तरह का एहसास दिखाई दे रहा था। अजय की आवाज़ों से सीमा भी उठकर कमरे से बाहर आ गई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली और फिर दोनों शर्माकर नज़रें झुका ली। नाश्ता करने के बाद सोनू और अजय चले गए। क्या हुआ है सीमा को, तुम टेंशन मत लो टीना, 1-2 दिन में सीमा ठीक हो जाएगी, शायद फूड इन्फेक्शन हो गया होगा। फ़ोन पर टीना से बातें करते हुए गीता जी कह रही थी हाँ माँ, 1-2 दिन देखती हूँ, नहीं तो सीमा को हॉस्पिटल ले जाऊँगी। टीना ने उधर से गीता जी को कहा हाँ हाँ सही है, तू टेंशन मत लेना, बच्चे हैं। गीता जी ने कहकर फ़ोन रख दिए। फिर वो अमित से बोली कभी बहन को फ़ोन ही लगा लिया करो, ऐसी भी क्या व्यस्तता है। क्यों माँ, क्या हो गया सीमा को, अमित ने गीता जी से कहा। हाँ हाँ, तुम्हें क्या मालूम होगा, तुम खैर खैरियत मालूम करो तब ना। मगर तुम्हें बहन की पड़ी ही कहाँ है माँ, काम बहुत ज़्यादा रहता है, थक जाता हूँ, कभी भूल जाता हूँ। अब बता दो कि सीमा को क्या हुआ, अमित ने कहा। कुछ नहीं, लगता है कुछ खाने में गड़बड़ हो गई है। टीना बता रही थी कि उल्टियाँ कर रही है। अभी तो टीना ने घरेलू ही कुछ काढ़ा वगैरह दिया है। हाँ, 1-2 दिन में अगर सीमा को ठीक नहीं लगा तो टीना उसे हॉस्पिटल दिखा देगी, गीता जी ने अमित से कहा। दोनों माँ बेटों की बात अन्नू भी सुन रही थी। हाँ माँ, सीमा बच्ची है, कुछ खाने में बदपरहेजी हो गई होगी, अमित ने भी हाँ में हाँ मिलाई। और तो किसी को इस घर में पड़ी ही नहीं है, टीना की या उसके बच्चों की, गीता जी ने अन्नू को देखकर तंज कसा। अन्नू भी लापरवाही जताते हुए अपने रूम में चली गई। दूसरे ही दिन दोपहर में टीना का फ़ोन आ गया। टीना कुछ घबराई हुई थी। क्या हुआ बेटा, तुम घबरा क्यों रही हो, सीमा ठीक तो है ना। गीता जी ने भी बड़ी बेचैनी से टीना से पूछा। माँ कहकर टीना रोने लगी। क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो। आवाज़ सुनकर रोहित जी और अमित भी आ गए। अन्नू भी किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। माँ, सीमा प्रेग्नेंट है माँ। गीता जी के होश उड़ गए ये सुनकर। थोड़ी देर वो फ़ोन पकड़कर चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा तुम परेशान मत हो टीना, मैं कल ही आ रही हूँ। फ़ोन काट कर वो सोफे पर ढेर हो गई। क्या हुआ गीता, तुम इतनी परेशान क्यों हो,
रोहित जी ने गीता जी से पूछा। गीता जी रोने लगी। अमित भी घबरा गया। क्या हुआ माँ, कुछ बताओ तो सही, अमित ने कहा। अन्नू भी गीता जी के पास आ गई। अन्नू ने गीता जी को पानी का गिलास देते हुए कहा, माँ जी रोइए मत, पानी पियो। गीता जी ने पानी पिया, फिर सबको बताया कि सीमा प्रेग्नेंट है। सब भी इस बात को सुनकर सकते में आ गई। अरे, इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कल मुही के लक्षण ही ठीक नहीं थे। गीता जी सीमा को कोसने लगी। रोहित जी चुपचाप बैठे थे। कल जा रही हूँ मैं टीना के घर। ऐसी हालत में उसे मेरी ज़रूरत है। हाँ माँ, आप सही कहती हो, आपको टीना के पास होना चाहिए, अमित ने कहा। अमित, क्या तुम मुझे टीना के घर छोड़ दोगे? आज रात तुम भी वहीं रुक जाना, कल सवेरे आ जाना, गीता जी ने कहा। ठीक है माँ, अभी चलते हैं, आप फटाफट तैयार हो जाओ, अमित ने कहा। गीता जी तैयार हुई। कुछ कपड़े उन्होंने बैग में रखे और अमित से कहा कि चलो मैं तैयार हूँ। अमित ने फटाफट गाड़ी निकाली और दोनों बैठकर टीना के घर पहुँच गए। टीना माँ को देखकर और ज़्यादा उत्साहित हो गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। ना रो मेरे बच्चे, ना रो, मैं आ गई हूँ, हम कुछ ना कुछ इस बात का तोड़ निकाल ही लेंगे, गीता जी ने टीना को समझाते हुए कहा। अमित भी बहन को समझाने लगा और मोहित भी चुपचाप एक जगह बैठा था, उसे भी सांत्वना देने लगा। फिर गीता जी ने टीना से पूछा, सीमा ने कुछ बताया किसका बच्चा लेकर घूम रही है वो अपने पेट में? नहीं माँ, वो बहुत ही ढीठ है, मैंने उसे बहुत मारा था, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। जब सबने मिलकर सीमा को फोर्स किया तो सीमा टूट गई और उसने अजय का नाम बता दिया। अजय का नाम सुनकर गीता जी और अमित दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए। उस अजय की तो अब खैर नहीं है, देखना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अमित ने गुस्से में कहा। नहीं भैया, ऐसा कुछ मत करना, डॉक्टर ने कहा है कि सीमा का अबॉर्शन भी हो सकता है क्योंकि उसकी उम्र कम है, टीना ने और रोहित ने दोनों ने अमित को समझाते हुए कहा। तो अमित ने कहा, फिर क्या करेंगे हम? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, गीता जी ने कहा। वो क्या माँ? तीनों ने एक साथ पूछा। सीमा की शादी अजय से, गीता जी ने कठोरता से कहा। माँ, टीना ने कहा। हाँ माँ, ठीक ही कह रही है, मोहित ने भी गीता जी की हाँ में हाँ मिलाई। देखो, अबॉर्शन हम करवा नहीं सकते, सीमा की सब जगह बदनामी हो जाएगी, ऐसे में कौन उसे विवाह करेगा, गीता जी ने कहा। इससे अच्छा है कि हम अजय से उसकी शादी कर दें, ताकि घर की बात घर में ही रह जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तुम लोगों की, हम लोगों की, सीमा की बदनामी भी नहीं होगी। गीता जी की इस बात से सभी सहमत हो गए। फिर गीता जी ने रोहित जी को फ़ोन मिलाकर सारी बात बताई। पहले तो रोहित जी कसमकस में रहे, फिर लेकिन सारी बात जानने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। दूसरे दिन ही टीना, मोहित, अमित, गीता जी और सीमा फिर से गीता जी के घर मौजूद थे। उन सबके सामने अन्नू बैठी हुई थी मुजरिमों की तरह। देख लिया तुम्हारी बहन के देवर के करतूत, हमने कितना भरोसा किया था और उसने क्या किया, गीता जी अन्नू को चिल्लाकर कह रही थी। जब तुमसे ये संभल नहीं रही थी तो क्यों लेकर गई थी इसे अपने घर? गीता जी अभी ताव में थी। एक बच्ची का ध्यान नहीं रख सके तुम? ओहो, रखोगी भी कैसे? तुम तो वहाँ माँ, भाभी, बहन में दीवानी हो गई होगी, तुम्हें सीमा का ध्यान कहाँ रहा होगा? गीता, इसमें बेचारी अन्नू का क्या कसूर है, रोहित जी ने कहा। हाँ भाई, इसका तो कोई कसूर नहीं, कसूरवार तो हम हैं, गीता जी ने फिर गुस्से में कहा। जाओ जाकर अपनी बहन को फ़ोन करो और उससे कहो कि यहाँ आए हमसे मिलने। अन्नू ने रोते रोते अपनी दीदी को फ़ोन लगाया और सोनू की आवाज़ सुनते ही सोनू से कहा, दीदी। सोनू ने अन्नू की रोती हुई आवाज़ सुनकर घबराकर पूछा, क्या हुआ अन्नू, तुम रो क्यों रही हो? अन्नू ने धीरे धीरे सोनू को सारी बात बताई और कहा कि मेरी सास, टीना दीदी, अमित, मोहित सब तुमसे मिलना चाह रहे हैं। सोनू ने अन्नू को चुप कराया और उससे कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं, मेरी सास, सुमित और अजय, हम चारों ही वहाँ पहुँच रहे हैं। सोनू ने सारी बात अपनी सास को बताई। सास ने तुरंत अजय को बुलाया और कहा कि ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने क्या किया है सीमा के साथ? अजय ने नज़रें झुका ली। जब बात विक्रम जी तक गई तो वो बहुत भड़के। उन्होंने अजय को खूब खरी खरी सुनाई। फिर जानकी जी और विक्रम जी ने फैसला किया कि किसी की बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी के घर की बदनामी की बात है, तो हम वही करेंगे जैसा वो लोग चाहेंगे। सब लोग अन्नू के ससुराल के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कमला जी और रमेश जी को भी साथ में ले लिया। सब लोग अन्नू के ससुराल पहुँचे। माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन था।
सब लोगों ने आपस में बैठकर बात की और सबकी सहमति से शादी पक्की कर दी गई। शादी सादगी से ही करने की बात हुई और गीता जी के घर से शादी होगी ये तय हुआ। शादी की तारीख 8 दिन बाद की तय हो गई। सब कुछ सही हो गया था। अन्नू, सोनू, कमला जी, रमेश जी, यहाँ तक कि जानकी जी और विक्रम जी ने भी बड़ी समझदारी से बात की थी। सब कुछ सही होने के बाद भी अन्नू की ज़िंदगी में जहर घुल गया था। खुश तो वो पहले भी नहीं थी, अब और ज़्यादा दुखी हो गई थी। गीता जी और टीना ने अपनी बेटी का कसूर नहीं देखा था, बस अन्नू पर दोष मंड रहे थे। उठते बैठते अन्नू को जली कटी सुनाने को मिल रही थी। इधर सोनू ऐसी सास ससुर और ऐसे पति को पाकर खुश थी, जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी बड़ी समझदारी से काम लिया था। इन लोगों ने अन्नू के घर में अजय को लेकर अन्नू से किसी तरह का क्लेश ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा था और उन्होंने उनके घर की इज्जत भी बचा ली थी और बेटी की ज़िंदगी भी। अन्नू आज सोनू को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा होते हुए भी मैं आज भी कितनी दुखी हूँ और सोनू दीदी भले ही गरीब घर में गई है, लेकिन समझदार सुलझे हुए लोगों के बीच कितनी खुश है। सच तो ये है, अपनी अपनी किस्मत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।